चलिए जी, आज हमारा यूनिट 1 भी खत्म होने की कगार पे। पूरा यूनिट 1 याद है? थोड़े थोड़े थिंकरों के नाम याद है? किस किस के नाम याद होंगे? अगस्त काउंट तो होना ही चाहिए। मीनिंग, मीनिंग में याद है किस किस के नाम थे? कॉम्ट का नाम नहीं था यहाँ पे, कॉम्ट की तो जस्ट डेफिनेशन थी। माइल्ड डर्कहाइम, मैक्स वेबर, मैकआइवर एंड पेज और गिलेन एंड गिलिन। फिर नेचर के अंदर कौन था? रॉबर्ट बियरस्मिथ। फिर स्कोप, फॉर्मलिस्टिक स्कूल, मैक्स वेबर, जिमेल, बोनवीस, एक्टोनिस, स्पेशलिस्टिक स्कूल, सिंथेटिक, सॉरी सिंथेटिक, ये स्पेशलिस्टिक है ना। अगस्ट कॉम्ट, एमाइल डर्कहाइम, गिन्सबर्ग, ये सोरोकिन। फिर इमरजेंस, थ्री इवेंट्स और अगस्ट कॉम्ट, एमाइल डर्कहाइम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर। फिर कल पढ़ा था विद अदर सोशल साइंसेज में इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन किसने दी थी? अल्फ्रेड मार्शल। फिर कंक्लूड करते वक्त एक और थिंकर पढ़ा था, कौन? हम्म? पहले तो एक और पढ़ा था कि भाई कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी सोशल एक्टिविटी ही होगी, और कोई भी इकोनॉमिक कॉस्ट करने के लिए सोशल कॉस्ट पढ़नी ही पड़ेगी, दैट इज पायरे बॉर्ड्यू। और फिर एंड में पढ़ा था कि भाई लोग क्या पढ़ रहे हैं आज की डेट में? इकोनॉमिक सोशोलॉजी। इसमें दो थिंकर के नाम पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने गुनर मार्डेल, गुनर मार्डेल। और एक और कौन पढ़ा था? रेमंड एरन, रेमंड एरन। फिर मैंने दो अपने से लिखवाए थे, अभिजीत बनर्जी और अमर्त्य सेन महमूद उल हक। ठीक है, होगी क्लास में जब सब नहीं आया, ऑनलाइन 8 ही लोग आए हैं, आप लोग भी साथ ही आए हैं, और रिवीजन कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये तरीका होता है रिवीजन का। जब पेपर के पहले होता है ना, तो बच्चे आके यही पूछ रहे होते हैं, सर मैं अभी मेंस लिख रहा था कि सर ये वाला टॉपिक बता दो, इस टॉपिक में थिंकर कौन कौन था। बाकी तो हम लिख ही लेंगे, बस आप ये बता दो कि वहां पे थिंकर कौन था। समझ रहे हो बात? तो ये इतना अभी तक हमने पढ़ लिया है, अब हमने और सब्जेक्ट्स आज यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। थोड़ा और याद कर लेते हैं, अगस्ट कॉम्ट ने क्या किया था? थ्री स्टेजेस ऑफ सोसाइटी, और कोई बोल रहा था, ठीक बोल रहा था, पॉजिटिविज्म। फिर अमाइल डर्कहाइम ने क्या किया था? सोशल फैक्ट, डिवीजन ऑफ लेबर और सॉलिडेरिटी। मैक्स वेबर ने क्या किया था? सोशल एक्शन, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। कार्ल मार्क्स ने क्या किया था? क्लास, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन मेथड, और क्या पढ़ा था? क्लास स्ट्रगल, जिसको पूरा का पूरा हम बोल रहे थे। ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में आ गया ना, बहुत सारे मोड ऑफ प्रोडक्शन, 6 मोड ऑफ प्रोडक्शन और क्लास स्ट्रगल। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या किया था? सोशल डार्विनिज्म, और क्या दिया था? ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एनालॉजी। तो ये आपका पेपर चैप्टर 1 याद हो गया। ऐसे ये होते हैं वो जो मैं आपको दिखा रहा था ना, छोटे बच्चों वाले नोट्स, कि किताब याद है कि नहीं है। अगर आप उस किताब को ऐसे लिख सकते हो कि आपको बोला गया पहला चैप्टर बताओ, तो आपने ये लिख लिया, ऐसी ही 4 लाइनें और बनेगी, जैसे इकोनॉमिक्स की बनी ना, 4 सब्जेक्ट और पढ़ेंगे, 4 लाइनें और बनेगी। तो अगर आपको ये याद हो गया, ये आपके दिमाग में छपता है कि इसमें ये है, तो आपका पहला चैप्टर तैयार हो गया। ठीक है, तो आप जो है, अगर A4 शीट है,
उसके इतने वाले पार्ट में पहला चैप्टर रिवाइज हो जाता है, दूसरा चैप्टर इतने पार्ट में रिवाइज होता है, दूसरी तरफ तीसरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है, चौथा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। क्लियर बात? अब क्लास में काफी लोग जुड़ गए होंगे। चलिए ठीक है। एक और बात भी मुझे यहाँ पर कहनी है, जैसे अभी मेरे पास कुछ बच्चों के डाउट्स आए थे टीजीटी वगैरह के पेपर के लिए ना हिमाचल में, है ना, आप भी पूछ रहे थे, एक लड़की और भी पूछ रही थी, शिमला से भी 2 बच्चों का फोन आया। तो टीजीटी का सिलेबस इससे डबल है थोड़ा ना, क्योंकि टीजीटी वालों ने क्या कर दिया, पूरे मास्टर्स का सिलेबस लिख लिया है। पर यदि इसके लिए भी कोई पढ़ लेगा तो टीजीटी सोशियोलॉजी तो इजीली हो जाएगा यदि कोई दे रहा होगा। पर जब ये पढ़ रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि अभी आप दिसंबर में हैं और दिसंबर टर्म के नाम से इग्नोऊ में एमए होती है, तो अगर किसी ने मास्टर्स नहीं किया तो ये भर सकते हो। तो अगर 2025 में एंड में दिसंबर में शुरू कर रहे हो तो दिसंबर 2027 में एमए कंप्लीट हो जाएगी। एक बार 2026 में पेपर देने हैं, एक बार 2027 में पेपर देने हैं, बाय फेब 2028 आपके पास मास्टर्स की डिग्री हो जाएगी। इतना मैं जरूर बोलता हूं कि सिर्फ ये सिलेबस पढ़ के इग्नोऊ के पेपर पास किए जा सकते हैं, मैंने भी किए क्योंकि, ठीक है। तो इग्नोऊ के पेपर में रात को यूट्यूब पे देख के चला आता था, या नेट का पुराने 2 पेपर देख लिए, इग्नोऊ के पुराने 2 पेपर क्या है, तो उससे पास हो गए, है ना, ठीक नंबर बन गए थे, 62-63%। और साथ में ये पढ़ने के बाद मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर आपने यूजीसी नेट देना है, आज की डेट में एनटीए करवाता है, ठीक है, तो ये वाला पेपर भी यही पढ़ के दिया जा सकता है, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ से, और इसकी भी एक पीवाईक्यू की किताब पढ़ ली कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या थिंकर है। वैसे इसमें 27 थिंकर का सिलेबस है यूजीसी नेट में, तो अगर आपने कोई पतली किताब एमसीक्यू वाली उठा के रट्टा मार लिया, वैसे तो आदत पड़ जाएगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ हो जाएगी, कुछ कुछ थिंकर यहाँ अलग है। अगर वो आपने पढ़ लिए तो आप यूजीसी नेट भी क्वालिफाई इजिली कर लेंगे। ठीक है, यूजीसी नेट के लिए एक बार तो मैं बिना पढ़े चला गया था तो हो गया था, फिर मैं दूसरी बार बहुत पढ़ के गया, मैं कहा जीआरएफ करेंगे, तो नहीं हुआ, शायद ज्यादा मेहनत मांगता हो। उसमें क्या है कि उसमें पेपर 1 भी होता है एक ना, वो बहुत अच्छे से करना पड़ता है, तब जाके आपको जीआरएफ मिल जाता है। मतलब आई वॉज क्लोज, 214 कट ऑफ थी जीआरएफ की, मैं 210 तक पहुंच गया था। तो अगर मैंने शायद पेपर 1 अच्छा कर लिया होता, पेपर 1 में मेरे 37 ही क्वेश्चन सही हुए थे, तो अगर मेरे 2 क्वेश्चन और सही हो जाते, लोग करते हैं जो, जिनको जीआरएफ लगता है, जिनको पता है, वो 40+ क्वेश्चन सही करते हैं उसमें, तो उनको जीआरएफ इजीली लग जाता है। तो ये एक क्या हो सकता है, ये 2 चीजें फायदे हो सकती है आप पे। एक तो क्या है, देखो आप अभी कहाँ तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर दिसंबर में तैयारी कर रहे हो, यहाँ आपके पास जून में आपका प्रीलिम्स होगा, यहाँ आपके पास सितंबर के एंड में हो जाता है मेंस, है ना। तो मैं तो चाहता हूं आप प्रीलिम्स भी क्वालिफाई करो, सितंबर में मेंस भी लिखो, तब यू हैव टू वेट टिल दिसंबर की आपका क्या आ जाए, रिजल्ट आ जाए। ठीक है, जैसे अभी हम वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा, तो इस दिसंबर में बाय द टाइम, जैसे अभी रिसेंट में नेट के पेपर निकले हुए थे, तो आप नेट का फॉर्म भी भर सकते हो। 2 महीने बेलर रहता ना आदमी कि अब क्या करे, कुछ भी नहीं है करने को, तो आप नेट का पेपर इजीली निकाल सकते हो। उससे क्या हो जाता है कि इस करियर में अनसर्टिनिटी तो नहीं है, बट कंपटीशन इतना है कि अनसर्टिनिटी बन जाती है। 10-10, 15-15 पोस्ट ही आ रही है ना, तो सिर्फ आप एक ही करियर पकड़ के ना रह जाओ, तो आपका एक बैकअप सब्जेक्ट तैयार हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मेरे को मान लो 4 मेंस हो गए, तो मेरे लिए अब बैकअप क्या है कि या तो किसी ना किसी दिन स्टेट पीसीएस में होगा, या फिर क्या होगा, स्टेट के कॉलेज कैडर का पेपर होगा। ठीक है, तो एक बैकअप आप ये भी यहाँ पर तैयार कर सकते हो कि भाई इतने सिलेबस को तसल्ली से पढ़ के, है ना, अगर मैंने थोड़ी टाइम से मास्टर्स कर ली होती तो पिछले वाले में मैं सोशियोलॉजी के कॉलेज कैडर के पेपर दे देता। या फिर एक और पेपर होता है हिमाचल प्रदेश में, लेबर वेलफेयर ऑफिसर निकले थे, उसमें सोशियोलॉजी और मैनेजमेंट ऑप्शनल, जो मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री की होते हैं वो लोग एलिजिबल होते हैं। तो हर 5 साल बाद वो पेपर हो जाता है, पहले 2017 कुछ में हुआ था, फिर 22-23 में हुआ था। तो 17 वाले में लगा कि तब तक मेरी सिलेक्शन तो हो जाएगी, मैं क्यों करूं, फिर 22 वाले में मेरी कंप्लीट ही नहीं हुई थी, ठीक है, 23 में हुआ था वो पेपर। तो अगर वो हो जाता तो उस साल भी जो 20 क्वेश्चन सोशियोलॉजी के आए थे उसमें से मेरे को 18 आते थे बैठ के, मैं कहा यार शायद तब डिग्री पूरी नहीं थी। तो आप ऐसा कभी ना सोचो, तो क्या करना है, कोशिश करनी है एक चीज ये कर। ठीक है, ये भी एक तीसरा डाउट है कि सोशियो ऑप्शनल अगर यूपीएससी में लेना है, तो यहां पर क्या है, 80% सिलेबस यूपीएससी का और स्टेट के एचपीपीएससी का सेम है, इसमें 20% टॉपिक अलग है,
इसके 20% टॉपिक्स अलग है, और इसमें भी अब इसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा भी है, ठीक है, इसमें भी 20% टॉपिक अलग है। पर जो कोर अंडरस्टैंडिंग वाली बात है ना, वो हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। जैसे मान लीजिए यूपीएससी में 6 थिंकर है, तो उसमें जो 2 थिंकर और है, टालकट पार्सन, रॉबर्ट मर्टन और आपके पास जीएच मीड। तो जीएच मीड हम सिलेबस में पढ़ ही लेंगे, जीएच मीड हमारे सिलेबस में आएगा सोशलाइजेशन की थ्योरी में, वहां पे अलग से लिखा है जीएच मीड। फिर टालकट पार्सन वहां अलग से लिखा, बट मैं सिलेबस में थोड़ा सा उसको पढ़ाऊंगा। मैंने शायद बताया था आपको कि एक इक्विलिब्रियम होता है सोसाइटी का, वो टालकट पार्सन की थ्योरी है, उसमें एजीआईएल मॉडल लगता है। तो यूपीएससी वाले स्पेसिफिकली पूछते हैं एजीआईएल मॉडल क्या है, तो मैं उसको सिंपली 4 लाइनों में लिखवाऊंगा। यूपीएससी वाले उसको चाहते हैं कि तुम आप 3 पेजेस में लिखो। तो बहुत सारा सिलेबस की जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो इसी में हो जाएगी, है ना। जैसे मैंने जब शुरुआत की तो मैं यूपीएससी की कोचिंग की थी, मैंने एचएस की कोचिंग थोड़ी नहीं ली थी। तो एचएस के जो सिलेबस के बाकी टॉपिक्स है वो मैंने बाकी किताबों से जोड़ के इसमें ऐड कर दिए। क्लियर बात। तो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे एचएस के लिए तैयारी कर रहे हो, तो कल घड़ी को अगर आप यूपीएससी तैयारी करना चाहते हो तो सिर्फ आपको नितिन सांगवान की किताब लेनी है। नितिन सांगवान की किताब में भी जो बेस्ट कंटेंट था वो मैंने आपके नोट्स में ऐड कर रखा है, ठीक है बात। तो जो एडिशनल टॉपिक है वो नितिन सांगवान एसेंशियल सोशियोलॉजी की किताब से आपने पढ़ लेने हैं। सर ऑलमोस्ट कितने लेक्चर्स में हम रखे कि एचपीएस सोशियो कंप्लीट हो जाना है? मैंने 70 लेक्चर का प्लान बनाया है, पिछला बैच भी मेरा 70 लेक्चर गया था, ठीक है। तो 70 लेक्चर का प्लान बनाना है, 2-2 घंटे का, है ना। यूपीएससी वाले भी 70 लेक्चर में ही पढ़ाते हैं, बट वो लेक्चर जो है 3-3, 3.5, 3-3 घंटे के होते हैं, ठीक है। तो हम जो है मेरा टारगेट है इसमें कि 15 फेब तक इसको हम क्या कर देंगे, रैप अप कर देंगे। तो 15 फेब तक मैंने गिन लिया है कि 70 लेक्चर है। अभी हम ठीक जा रहे हैं, आज हमारा 5वां या 6वां लेक्चर है। तो मैंने पहला चैप्टर के लिए 4 ही लेक्चर रखे थे, बट हमने बीच में एक लेक्चर पूरा का पूरा क्या मतलब लगभग उसका 85% पिछले कल हमने थिंकर ही डिस्कस किए, जबकि वो पहले चैप्टर का भी पार्ट नहीं थे, बट फिर भी मैंने टाइम लिया ताकि आपका थोड़ा क्या बन जाए, बेस बन जाए, है ना। जिन लोगों ने अभी तय भी नहीं किया कि ऑप्शनल रखना है कि नहीं रखना है, उनको मैंने रियलिटी पिक्चर दे दी कि भाई साहब थिंकर तो पढ़ने पड़ेंगे, जैसा उन्होंने कहा वैसा पढ़ना पड़ेगा। और वो मुश्किल चीज नहीं, वो आसान चीज है। मुश्किल चीज ये है ना कि क्वेश्चन रैंडम आ गया और आपको अब सोच के लिखना पड़ रहा है। जैसे इस बार का सोशियो का पेपर, तो वो क्या था, एनालिटिकल था। जिसकी अच्छी स्किल है सोशियोलॉजी में उसने अच्छा लिख लिया, वो आसान भी था। अच्छा, कई लोग जो बिना पढ़ के नहीं गए वो भी बोल रहे थे कि आसान था, पर एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट मेरे को पता है कि वैसी चीजें गलत होती है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो फैक्चुअल है, जो थिंकर के ऊपर बेस्ड है, हमें याद है, उसमें नंबर आएंगे। जो तुम्हें नया करने के लिखना है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा एक तरीके से अनसर्टेनिटी रहती है कि एग्जामिनर को पसंद आया कि नहीं आया, ठीक है जी बात। सर लाइक कुछ टीचर्स बोलते हैं सोशियो ट्रेंड में है, तो सर इन बातों से इन्फ्लुएंस होना चाहिए या नहीं? देखो सोशियो ट्रेंड में तो है, मतलब स्वाति वालिया मैम जो है अब तहसीलदार हो गए, तो जब वो मेरे पास टेस्ट सीरीज लिख रहे थे तो उनको मैं 130 135 दे रहा था, ठीक है। तो उनके नंबर जो है शायद 147-48 के आसपास है। एक और लड़का जो मेरा टॉपर रहा उसको मैं 140 देता था, उसके 157 है, वो हिंदी में फेल हो गया तो सिलेक्ट नहीं हुआ, है ना। निम्बस का लड़का था आवास पंडित, सोशियो मेरे पास लिखता था, उसको मैं 90 नंबर दिए थे, वो नाराज ही हो गया मेरे से। मैं कहा भाई तेरे को नहीं आती है, तेरे को मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और उसका हो भी गया, फिर मेरे को मिलने भी आया था, तो उसके 132 नंबर थे। तो फ्रेंकली ज्यादा नंबर मिले हैं। इससे पहले मैंने 21 में इंटरव्यू दिया था, तो जो मैं लिख रहा था मैंने उसके हिसाब से मार्किंग कर रहा था, तब मेरे नंबर 127 थे। उससे पहले मेरे 100 नंबर 136 थे। तो उस वक्त जो मार्किंग हो रही थी उस हिसाब से मैं मार्किंग कर रहा था। तो मतलब इस साल पिछली साल खुली मार्किंग हुई है। नया कोई टीचर आया है, उसने नए पैटर्न से पेपर भी बनाया। पहले 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे, उसने 10-10 मार्क्स के बनाए। 10-10 मार्क्स के नए पेपर स्टार्ट किया, तो नया पेपर सेटर अच्छे क्वेश्चन बना रहा है और मार्क्स भी अच्छे दे रहा है। तो ट्रेंड तो हो गया। अब वो एग्जामिनर जो अंदर बैठा होगा वो 2-3 साल तक पेपर चेक करेगा अंदर बैठ के। तो ट्रेंड में तो है। इन्फ्लुएंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने जब सोशियो रखा था तो नहीं था ट्रेंड पे, तो मेरा टारगेट था तब यूपीएससी में ट्रेंड में था, एचएस में ट्रेंड पे नहीं था, तो मैंने तो यूपीएससी का सोच के रखा था, ठीक है। बाद में जो मेरे सब दोस्त थे उन्होंने ज्योग्राफी रखा था, तो मेरे अच्छे नंबर आ रहे थे, उनके नहीं आ रहे थे, तो उन लोगों ने एग्रीकल्चर ले लिया।
एक दोस्त ने मेरे इंग्लिश लिटरेचर ले लिया, वो लास्ट जो 2021 में इंटरव्यू हमने साथ ही दिया था, वो उस साल एसडीएम भी लग गया क्योंकि सीधे 164 नंबर आ गए। तो मैं सोशियो में लिख रहा था, मेरे 137-36 आ रहे थे, उसके 90-90 नंबर आ रहे थे, तो उसने ज्योग्राफी छोड़ के इंग्लिश लिटरेचर ले लिया, अगली साल उसके 164 नंबर आ गए। तो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, वो थोड़ी किस्मत की बात है, किसका सब्जेक्ट चलेगा किसका नहीं चलेगा। एग्री नहीं चला पिछली साल तो नहीं चला, जब चलेगा तो सीधे 170 नंबर देता है, तो आदमी सीधा सेलेक्ट हो जाता है। तो फिर मैं ये कहता हूँ कि ट्रेंड और ये सब ना सोच के ये सोचो कि सिलेबस मिल रहा है कि नहीं, मेंटरशिप मिल रही है कि नहीं, और फिर आप जो है उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप कर पा रहे हो कि नहीं। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप कर पा रहे हो तो इतना मैं जरूर कहता हूँ कि ये सब्जेक्ट पिटेगा नहीं, क्योंकि पिछली साल 147 लोग पेपर लिख रहे थे, इस साल 200 पेपर लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो 200 के 200 बच्चों को नहीं उड़ाएंगे वो लोग। क्लियर बात। 200 के 200 में 25 बच्चा होता है ब्रिलियंट, जो 140 150 नंबर लेके आता है। क्लियर बात। सर मेंस में हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज का कोई फर्क पड़ता है? डेफिनेटली पड़ता है। हिंदी में तो आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि लोगों को हिंदी आती नहीं, सच में नहीं आती, मतलब मैंने भी मेंस लिखा है, नहीं आती, बड़ा मुश्किल आता है हिंदी लिखना। और दूसरा ये कि जो बच्चा हिंदी में जीएस मेंस तैयार कर रहा है, अब उसका जब जीएस में कोई बच्चा मेंस, मान लो इंग्लिश में हम सब लोग हैं, हमने मेंस लिखे इंटरव्यू दिया है, हिंदी में भी कोई ऐसा आदमी ही नहीं है। मान लो आपको भी गाइड करना है ना किसी ने हिंदी मीडियम में, तो आपकी कॉपी कौन चेक करेगा? हम ये तो बोल देते कि हम हिंदी मीडियम वालों की कॉपी चेक करेंगे, बट हिंदी में स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं हम, स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं हम वो चेक थोड़ी नहीं कर सकते कि क्या टर्म्स है क्या टर्म्स नहीं है। तो हिंदी में मुश्किल है। ठीक है, इजीली कर सकते हो, इंग्लिश में प्रिपेयर कर सकते हो पेपर, तो करो, मेरा सजेशन ये रहेगा। इसलिए नहीं कि हिंदी खराब है या कुछ है, इसलिए कि गाइडेंस नहीं है हिंदी में। कितनी ही अकेडमियां जो हिंदी में कोचिंग करवा रही है, एचएस में तो कोई भी नहीं है। ठीक है, और फिर कितनी ही अकेडमियां जो हिंदी में टेस्ट सीरीज करवा रही है, फिर हिंदी में कितने ही टीचर्स ऐसे हैं जो हिंदी में खुद पढ़ते थे और अब हिंदी में ही आपकी टेस्ट सीरीज इवेलुएट करके आपको फीडबैक दे रहे हैं। तो अगर आप इंग्लिश में तैयारी कर सकते हो तो आई वुड सजेस्ट कि इंग्लिश में करो। क्लियर बात। सर पीएसआर ऑप्शनल ठीक है कि नहीं है? यार अभी तक तो नहीं चला। लास्ट ईयर पीएसआईआर में है शायद 119 नंबर है जो मैडम सेलेक्ट भी हुए थे, पर वो देखो एचएस में अगर उनके गलती से 140 होते ना तो प्रॉपर एचएस तहसीलदारी में आते हैं। वो शायद पिछले साल पता नहीं किस पोस्ट पे आया, नीचे रैंक पे आया, बट अभी बाद में जब यूपीएससी की रिवाइज लिस्ट निकली है तो उसमें उनका यूपीएससी हो गया। मतलब वो कैंडिडेट जो यूपीएससी क्वालिफाई कर रहा है, पीएसआईआर ऑप्शनल की वजह से हिमाचल प्रदेश में अच्छा रैंक नहीं ला पाया। तो पीएसआईआर ट्रेंड में तो नहीं है अभी, अभी तो नहीं है ट्रेंड में। क्या पता इस साल मार्क्स आ जाए अच्छे किसी के तो फिर बता सकते हैं, पिछली साल तो नहीं आए अच्छे मार्क्स। जियोग्राफी ऑप्शनल में पिछले साल बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। जो टॉपर है 152, वो पिछले, मैं इनको 4 सालों से जानता हूँ बैक टू बैक, वो लगभग जीएस हिमाचल के जीएस के टॉपर रहते हैं, इसलिए बाहर हो रहे हैं क्योंकि हिंदी में फेल हो जाते हैं। तो पिछली बार उनके 503 कुछ नंबर थे, पर हिंदी में फेल थे तो सिलेक्ट नहीं हुए। उनके 152 मार्क्स है पिछले साल जियोग्राफी में। जब 2021 में मैंने इंटरव्यू दिया था 22 में, तब उनके मेरे से अच्छे मार्क्स थे, मेरे 431 थे, उनके 438 थे, डिस्पाइट कि उनके ज्योग्राफी में 110 नंबर थे। तो तब सब्जेक्ट चल भी नहीं रहा था, तब भी वो बंदा इतने नंबर लेके आ रहा था। पिछले साल सब्जेक्ट चल गया, वो जीएस का सेकंड या थर्ड टॉपर था। अगर कोई लोग जानते होंगे, हमीरपुर से रोहित चौहान, दिल्ली में किसी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, मतलब सरकारी टीचर लगे हुए हैं। तो जियोग्राफी ऑप्शनल चल रहा है, डेफिनेटली जियोग्राफी पिक कर सकते हो। हिस्ट्री भी चल पड़ा है, हिस्ट्री में भी नंबर 140-45 है। ठीक है, करें अपना ये टॉपिक, आज हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट भी होने वाला है। देखो हमने ये नोट्स मैंने आपको भेजे थे, ये हमने सारा देख लिया, इसमें 25 के क्वेश्चन ऐड करने हैं। अब जब आप एनरोल कर लोगे तो नई कॉपी मिलनी है। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है, ये जितनी ब्रीफली मैंने आपको लिखवाई है इतनी ही ब्रीफली प्रिंटेड नोट्स में है। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ ली है, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी हमने ब्रीफली सारी पढ़ ली है। थिंकर वाला पार्ट जो जिसको हमने पिछले कल बहुत डिटेल में डिस्कस किया था वो यहाँ पर है, वो सिर्फ आधे से पेज का ब्रीफली यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बोला था कि अपने ये वाला जो पार्ट है ये सिर्फ क्यों डाला गया है यहाँ पर, एक तो आपको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, दूसरा जब आप इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी का टॉपिक लिख रहे हो
तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दो। तो इसमें 3-3 लाइनों में मैंने ब्रीफ में बताया, जबकि क्लास में जो मैंने पढ़ाया है उसमें आपको थिंकर का सिलेबस और थिंकर की सोच क्या थी वो मैंने पूरी डिटेल में बता दी। क्लियर बात? तो ये वाला टॉपिक हमारा कल हो गया था। फिर हमने ये पढ़ा था सोशियोलॉजी एंड अदर साइंसेज, जिसमें हमने ये इकोनॉमिक्स, तो जितना ब्रीफली ब्रीफली मैं आपको क्लास में नोट्स लिखवाता हूँ उतना ही ब्रीफली ब्रीफली चीजें नोट्स में भी है। ठीक है, और यहाँ हमने इकोनॉमिक्स खत्म कर लिया था, और अब आज हमने क्या पढ़ना है, साइकोलॉजी। ठीक है, तो हमारा दूसरा टॉपिक यहाँ पर आ जाएगा सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। कल मैंने एक और चीज भी बताई थी कि ऐसे टॉपिक का एक स्ट्रक्चर है प्रॉपर। पहले क्या लिखनी होती है, डेमिनेशन, फिर क्या लिखना होता है, कोई कॉमन बैकग्राउंड, फिर क्या लिखनी होती है, सिमिलैरिटी, फिर क्या लिखना होता है, डिफरेंस, फिर क्या लिखना होता है, अभी रिसेंट में कोई कॉमन काम या नया सब्जेक्ट तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज साइकोलॉजी? तो सोशियोलॉजी की डेफिनेशन तो हमको पहले ही पता है, व्हाट इज सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। फिर सोसाइटी को जितना तोड़ के लिख सकते हो लिखो, पहले वही लिखना है। फिर साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या है? इट इज साइंस ऑफ बिहेवियर। इट इज साइंस ऑफ बिहेवियर। इट इज साइंस ऑफ बिहेवियर that studies mental system और psychic of a person, of a person। psychic of a person। तो ये एक ही पर्सन के ऊपर फोकस्ड है, उसके मेंटल सिस्टम के ऊपर फोकस्ड है। जबकि इसके कॉन्ट्रास्ट में सोशियोलॉजी क्या करती है, सोसाइटी को पढ़ती है। अगर बिहेवियर को भी पढ़ना है तो कैसे बिहेवियर को पढ़ती है, सोशल बिहेवियर को। और ये सोशल बिहेवियर कैसे हमको पता लगता है, थ्रू द इंटरेक्शन, थ्रू द इंटरेक्शन। मतलब एक पर्सन नहीं, मिनिमम 2 पर्सन तो लगेंगे अगर हमको क्या पढ़नी है, सोसाइटी पढ़नी है, तभी इंटरेक्शन हो पाएगी। ठीक है, तो ये मेंटल सिस्टम को पढ़ता है, हम क्या पढ़ते हैं, सोशल सिस्टम। हम क्या पढ़ते हैं, सोशल सिस्टम। इसको लिखवाने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे माइंड मैप में ऐसे डैश डैश मार के इसको साथ में लिख लो। अब यहां पर कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई साइकोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं सोशियोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समाज में जो हो रहा है वो एक आदमी के दिमाग की उपज है। और दूसरी तरह के लोग बोल रहे हैं कि आदमी दिमाग में वही सोचता है जो समाज उसको सोचने के लिए कहता है। बड़ी बेसिक जो है, एक बच्चा जो है ना, बच्चा बच्चा ही सोचना शुरू करेगा, बच्चा ही इंटरेक्ट करना शुरू करेगा। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस को कहते हैं कि एक छोटा सा बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी, कैसे सोसाइटी में अपनी पर्सनैलिटी गेन करता है, कैसे वो अपनी आइडेंटिटी गेन करता है, इस प्रोसेस को सोशलाइजेशन कहते हैं। वहां पे हम 2 थ्योरीज पढ़ेंगे। एक थ्योरी ये बोलती है कि एक पर्सन जब बड़ा होके ये बोलेगा कि मेरा नाम ये है, मैं जीवन में ये करना चाहता हूं, ठीक है, मैं जीवन में ये बनना चाहता हूं, मेरी ये अच्छाइयां हैं, ये मेरी बुराइयां हैं। तो एक व्यक्ति ये बोलता है कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पर सोसाइटी ने इसको इस तरीके से क्या किया है, डेवलप किया है। मतलब उसकी पर्सनैलिटी शेप करने का काम किसने किया है, सोसाइटी ने। उसको हम सोशियोलॉजिकल थ्योरीज बोलेंगे। साइकोलॉजी का जो स्कूल है ना, फादर ऑफ साइकोलॉजी सिगमंड फ्रूड, वो बोलेंगे ना, मैं कौन हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्या खाना चाहता हूं, मेरी अच्छाइयां क्या है, मेरी बुराइयां क्या है, ये मैं खुद ही तय करूंगा, ये मैं खुद ही तय करूंगा। और सोसाइटी के दबाव से नहीं,
आदमी अपने दिमाग से खुद सोचता है कि उसको क्या करना है, और फिर उसकी पर्सनैलिटी क्या होगी ये कौन तय करता है? उसकी खुद की साइकोलॉजी, वो पर्सन खुद तय करता है। इस तरीके का विवाद है दोनों के बीच में, और दोनों लोगों ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन भी किया है कि कैसे साइकोलॉजी आदमी की पर्सनैलिटी शेप करती है, और दूसरे आदमी ने यह प्रूव किया है कि कैसे सोसाइटी एक आदमी की पर्सनैलिटी सोच करती है। सिगमंड फ्रूड ये बोलता है कि आदमी दिमाग में 3 तरीके से सोच रहा होता है। वो बहुत अच्छा भी सोच रहा होता है समाज के हिसाब से कि समाज को क्या करना चाहिए, उसको कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। वो अपने मन में उसको क्या चाहिए, उसकी बॉडी किस चीज के लिए एक्साइटेड होती है, किस चीज के लिए एक्साइटेड नहीं होती। उसकी अवधारणा यह है कि यदि 2 ट्विन बच्चे पैदा हुए हैं ना, तो जरूरी थोड़ी नहीं है कि दोनों बच्चे सेम ही तरह से खाएं, सेम ही तरह का इंटरेस्ट हो, सेम ही तरह के कपड़े पहने। दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करते हैं, बट सोसाइटी तो दोनों को सेम ही मिली ना। माँ बाप दोनों के सेम थे, दादा दादी दोनों के सेम थे, घर दोनों का सेम था, पढ़ाया भी सेम ही होगा, यहां तक कि माँ बाप ने कपड़े भी सेम पहनाए होंगे, फिर भी दोनों ने अलग अलग पर्सनैलिटी कैसे बना ली? तो फिर हमें लगता है कि ठीक है, सिगमंड फ्रूड सही बोल रहा होगा, साइकोलॉजी ही शेप करती है। और दूसरी तरफ जो आर्गुमेंट जीएच मीड के हैं, एक और थ्योरेटिक थिंकर हम वहां पढ़ेंगे, सीएच कुले, तो वो अगर अपने ऊपर लागू करोगे कि मान लो मेरा मन था अभी कि मैं निक्कर पहन के आता आपको पढ़ाने, पढ़ा सकता हूं, तो मैंने क्या कपड़े पहने, मेरे मन में नहीं था ये कि मैं ये पहनना चाहता हूं, पर मैं क्योंकि एक क्लासरूम में जा रहा हूं तो मैंने ये कपड़े पहने। समझ रहे हो बात? अगर मैं घर पे उठ के सुबह उठ के ही जो है क्या नाम फॉर्मल पहनने लग जाऊंगा, सोने के लिए भी फॉर्मल कपड़े पहनने लग जाऊंगा, तो लोग बोलेंगे पागल ही, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्यों? क्योंकि मैं क्या कपड़े पहनूं, मैं कैसे खाऊं पीऊं, ये सोसाइटी मेरा क्या करती है, कंट्रोल करती है। पर मेरी साइकिक नहीं मानती है। अगर मैं अपने दिमाग से ही करने लग जाऊं सब चीजें, तो आदमी पागल बोलेंगे। तो फिर ये भी सही लगता है कि हाँ, एक आदमी को कौन कंट्रोल करता है? सोसाइटी कंट्रोल करती है। तो अब सोसाइटी में क्या हो रहा है दोनों तरीके से समझा जा सकता है, सोशल सिस्टम से भी एज वेल एज मेंटल सिस्टम से। तो यहां पर जेएस मिल थिंकर है, जेएस मिल। जेएस मिल वो व्यक्ति है जो साइकोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है। जेएस मिल क्या बोलता है? ही एस्टेब्लिश्ड प्रीमेसी ऑफ साइकोलॉजी, प्रीमेसी ऑफ साइकोलॉजी, प्रीमेसी ऑफ साइकोलॉजी, and stresses upon that all laws are derived from laws of mind. All laws are derived from laws of mind. Laws of mind. खुशी का दिन है, आप नहीं है खुश, दैट मीन्स आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है। बट हम क्या बोलते हैं कि सोसाइटी ही बताएगी कि खुशी किस दिन मनानी है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके घर में जो है सेलिब्रेशन का माहौल है, ठीक है, आपका उस दिन रिजल्ट आया, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, बट सोसाइटी तो डिमांड कर रही है ना कि आप सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करें, आप भी उस चीज को एंजॉय करें, बट आपका माइंड रिस्ट्रिक्ट करेगा आपको। तो जेएस मिल बोलता है कि एक आदमी सोसाइटी में रोल कैसे प्ले करेगा जब उसका माइंड उसको क्या करता है, अलाउ करता है। बट सोशोलॉजिस्ट बोलते कि नहीं भाई, हमने जिंदगी में सबको सिखाया है कि शादी के दिन नाचना है, ठीक है, जिस दिन कोई गमी होगी उस दिन नहीं नाचना है। तो जेएस मिल बोलता है कि अगर किसी के दिमाग में ऐसा आया होता कि जिस दिन आदमी की डेथ हो उस दिन नाचो, और पूरी सोसाइटी को यही सिखाया होता, तो भी तुम यही करने लग जाते। शुरुआत तो किसी के दिमाग की उपज थी कि शादी के दिन क्या करना है, नाचना चाहिए, जबकि नाचने का पर्पस शादी से नहीं है, बस किसी ने बनाया है ये व्यवहार कि शादी के दिन नाचना होता है।
पुराने जमाने में ना डेथ के दिन भी जो है ड्रम बीटिंग की जाती थी। अगर आप हिमाचल की हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो पुराने जमाने में जिस दिन किसी बूढ़े, अगर तो अकस्मात किसी की मृत्यु होगी ना तब तो दुख है, अगर किसी बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु होगी तो उस दिन भी ड्रम बीटिंग की जाती थी, खुशी मनाई जाती थी कि चलो भाई वह पूरा जीवन जी लिया अच्छे से, अब गुजर गए तो गुजर गए, तो उसके लिए लोग सेलिब्रेट करते थे, उसको भी ड्रम बजा के ले जाते थे। तो ये सब क्या है, सोसाइटी ने कोई लॉज तभी बनाए जब हमारे दिमाग ने वो लॉज बनाए होंगे, ऐसा कौन बोलता है? जीएस मिल। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट में कौन बोलता है? इमाइल डर्खाइम। इमाइल डर्खाइम, इमाइल डर्खाइम on other hand, on other hand made radical distinction, made radical distinction between sociology and psychology, between sociology and psychology, and he stressed upon social reality, social reality, he stresses upon social reality। वो बोलता है कि आदमी का जो थॉट है वो रियल नहीं है, हमारा जो थॉट है वो रियल नहीं है, क्योंकि हमको सोचना किसने सिखाया? हम जब छोटे बच्चे पैदा हुए होंगे ना, हम सिर्फ राड़ियां मारते होंगे, राड़ियां मारने पे हमको हमारी मम्मी आके केयर करेगी, ये धीरे धीरे हमारे माइंड में डेवलप हुआ। फिर मम्मी ने 4 शब्द बोलने सिखाए कि बेटा जब भूख लगेगी तो क्या बोलना है, ठीक है, जब सुसु लगेगा तो क्या बोलना है, ठीक है, जब तुमको बीमारी हो रही होगी तो क्या बोलना है। ये मम्मी ने सिखाया होगा ना शुरुआत में, उसने बार 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 वो चीजें बोली होगी, हमारे दिमाग में थोड़ी थोड़ी चीजें बनी होगी। बोलो उसी से हमको पता लगा कि जीवन में कुछ होता है, इसका मतलब पेन होता है, इसका मतलब खिलौना होता है, इससे खेला जाता है, ठीक है, इसको खाया जाता है। छोटा बच्चा तो सब उठा के मुंह में डाल देता है, होता है ना ऐसा। तो फिर हमको सोसाइटी में किसने सिखाया होगा? मम्मी ने सिखाया होगा, पापा ने सिखाया होगा, दादा दादी ने सिखाया होगा कि बेटा ये खाना है, ये नहीं खाना है। तो ये डर्खाइम बोलता कि ये रियल है, दिमाग तो बाद में काम किया। बच्चे को जंगल में पैदा कर देंगे तो वो सोच पाएगा कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसको तो जो मिलेगा वो खाएगा, क्या पता वो सरवाइव करे कि ना करे। तो इंडिविजुअल तभी है क्योंकि सोसाइटी है, नहीं तो इंडिविजुअल को विदाउट सोसाइटी क्या नहीं कर सकते आप? इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसा कौन बोलता है? दरखाइन। जेएस मिल बोल रहा है कि माइंड में चीजें पैदा हुई इसलिए सोसाइटी में अप्लाई हुई। दरखाइन बोल रहा है कि भाई सोसाइटी थी इसलिए माइंड आया, नहीं तो वो माइंड ही नहीं होता। जंगल का कोई आदमी इधर सभ्य समाज में आएगा, उसको हम जंगली बोलेंगे, बोलेंगे कि भाई डम है ये, निकालो इसको यहाँ से, ये लोगों के बीच में रहने लायक नहीं। तो माइल्ड रखाइम इस चीज में इसको एक कॉन्ट्रास्ट इमेज देता। इसमें मैक्स वेबर, मैक्स वेबर फेवर्स, मैक्स वेबर फेवर्स द साइकोलॉजिकल, मैक्स वेबर फेवर्स द साइकोलॉजिकल अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड ह्यूमन एक्टिविटी, टू अंडरस्टैंड ह्यूमन एक्टिविटी। रहते हैं सोशोलॉजिस्ट है, पर ये फेवर कर रहा है किसको? क्यों? इन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ, इन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्शन, इन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्शन, इन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्शन। अब यहां पर पिछले कलम ने बोला था सोशल एक्शन, मैंने हल्का सा समझाया था, एक्शन हो तो रहा है, उस एक्शन में क्लियरली क्या होना चाहिए? मीनिंग होना चाहिए, और वो मीनिंग क्लियरली ट्रांसमिट भी होना चाहिए।
तो मीनिंग क्लियरली ट्रांसमिट कब होगा? जब सामने वाले आदमी में एक माइंड प्रेजेंस होगी और वो उस मीनिंग को रिट्रीव कर पाएगा। मान लो हमने किसी आदमी को एक इशारे में सीक्रेट मैसेज भेजा, उसने उस पर रिएक्ट ही नहीं किया, तो हम उस पर गुस्सा हो जाएंगे कि भाई बेवकूफ आदमी है, तेरे को मैंने इशारा किया इतना कि ऐसा करना है, तूने किया ही नहीं। उसमें मैंने इशारा भी किया, सामने वाले ने इशारा देखा भी, बट वो क्या नहीं कर पाया, उसका मीनिंग ढंग से क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। तो जो ह्यूमन इंटरेक्शन थी, वो ह्यूमन इंटरेक्शन इसलिए कंप्लीट नहीं हुई, ये सोशल एक्शन इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि सामने वाले का साइकोलॉजिकल अप्रोच उस तरीके से डेवलप्ड नहीं थी। तो ह्यूमन सोसाइटी को पढ़ने के लिए, ह्यूमन की एक्टिविटीज को पढ़ने के लिए हमारे मैक्स वेबर भाई साहब किधर जा रहे हैं? साइकोलॉजी को फेवर कर रहे हैं। इनकी टेक्निक भी मैंने दो लिखवाई थी आपको कल, आइडियल टाइप्स, फिर मैंने लिखवाया था आइडियल टाइप को मेंटल कंस्ट्रक्ट कहते हैं, और एक और लिखवाया था वर्स्टेहन, वर्स्टेहन को कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो मेंटल कंस्ट्रक्ट और कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग कब बनेगी? जब आपका साइकोलॉजिकल अप्रोच डेवलप होगी। क्लियर है बात? तो ये इसको फेवर कर रहा है। हाउएवर इनकी ये जो आपस में तनातनी हो गई, इसको शॉर्ट भी करवाना है। तो गर्थ एंड मिल्स, गर्थ एंड मिल्स, गर्थ एंड मिल्स made efforts to bring both sociology and psychology together, made effort to bring sociology and psychology together to study under common theme, to study society under common theme, social psychology, social psychology, to study society under common theme, social psychology, that is interplay between, that is interplay between individual character and social structure, character individual character and social structure, that is interplay between individual character and social structure. which studies human behavior is not purely driven by instincts, which studies human behavior is not purely driven by instincts, neither by driven by instincts, बोलता ना हमारी मेंटल इंस्टिंक्ट बोल रही है ये, नॉट प्योरली ड्रिवन बाय इंस्टिंक्ट्स, नाइदर बाय सोसाइटी, नाइदर बाय सोसाइटी। मैं क्या करूंगा वो क्लियरली मेरा दिमाग भी नहीं बोल रहा, ना ही क्लियरली मेरी सोसाइटी बोल रही। मैं कोई एक्शन लेने से पहले 4 लोगों को कंसल्ट करूंगा, मैं अपने स्टेटस को देखूंगा कि मेरे बच्चों में जो मैं इनको पढ़ाता हूँ, मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, उसके उनका भी ध्यान रखते हुए, और मैं क्या चाहता हूं, इन सब के बीच में कहीं कोई ग्रे जोन है, वहां पर मैं क्या करता हूं, अपने लाइफ में डिसीजन तय करता हूं। इस प्रकार की यहां पर क्या है, डेवलपमेंट है, और साथ में सिमिलरिटी भी तैयार हो गई। देन कम्स डिफरेंसेस, ठीक है। तो जब हमने सोसाइटी और साइकोलॉजी इसका रिवीजन करना है तो कैसे करना है, तो हमने याद रखना कि यार पहले है जेस मिल, ये फेवर करता था साइकोलॉजी को, फिर है इमाइल डर्कहाइम, ये फेवर करता था सोसाइटी को, फिर है मैक्स वेबर,
ये थोड़ा सा फेवर कर रहा है किस तरफ, साइकोलॉजी को। फिर आए गर्थ और मिल्स, ये भाई साहब ने नया ही सब्जेक्ट तैयार कर दिया, दो अलग अलग लोग हैं, गर्थ एंड मिल्स। ठीक है, तो इतना सा दिमाग में बिठाना होता है, ये रट्टा मारना होता है। अब हम गर्थ एंड मिल्स की पूरी किताब नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अगर इनके बिना भी हम आंसर लिखेंगे ना तो 5 में से 2-2.5 नंबर मिल जाते हैं। इनके साथ हम इनका नाम लिख के लिख लिया कि इन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने ऐसा बोला, तब हम छूट जाते हैं, तब हम सोशोलॉजिस्ट प्रूव हो जाते हैं कि हाँ भाई ये लोग जो है किताब पढ़ के आए हैं। तब वो 5 में से 4 नंबर, 5 में से 5 भी दे सकता है आपको। क्लियर बात? 4 थिंकर लिख लिए, जरूरत से ज्यादा ही होगा, शीट भर जाती है पूरी ऊपर से नीचे तक। ठीक है, एक और क्रांतिकारी बात बताऊं। अब ये तो नहीं आप गलत लिख सकते, जीएस मिल, इमाइल डरखाई, मैक्स वेबर, ये तो है फेमस, ये तो है फेमस, इनके बारे में जो इन्होंने बोला वो सबको पता है। ठीक है, कोई ऐसा थिंकर कि तुमने लिख लिया कि पांडे सर ने पढ़ाया था, एक और कोई टीचर होगा। ठीक है, जैसे मेरा एक दोस्त होते थे, वो लगे हुए अभी सर्विस में। ठीक है, अंकुश कुमार। तो हमने ऐसा रखा होता कि भाई जहां हम फंस जाएंगे ना और कुछ नहीं पता लगेगा, यहाँ वाले टॉपिक में तो नहीं, ये वाले तो रट रटाए होते हैं ना। कई बार इंडियन सोशोलॉजी में थिंकर नहीं मिलते, तो हम वहाँ क्या डिस्कस कर लेते कि हमको पॉइंट तो याद है पर थिंकर भूल गया, हम लिखेंगे कुमार एंड पांडे सेड दैट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अब स्टैंडर्ड बुक्स बन गई है, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज में इतने सारे लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं और रेफरेंस डालते ही डालते हैं। किसी रिसर्च पेपर में किसी ना किसी ने लिखा ही होगा कोई रेफरेंस। ऐसी छोटी मोटी चालाकियां कर सकते हैं, पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर क्वेश्चन में ये चालाकी कर लेना। ठीक है, इंडियन सोसाइटी में करेंगे हम ऐसी ऐसी थोड़ी थोड़ी चालाकियां। बड़े सारे लोग हैं इतने सारे, अब क्या होता है, एक रिसर्च हुई फॉरेन में, फिर आदमी उसी रिसर्च को लिख लेता इन इंडिया। फिर उसी रिसर्च को आदमी हिमाचल प्रदेश के पीएचडी स्टूडेंट्स तो नहीं भी जानने वाले, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कोई रिसर्च उठाएंगे, उसके आगे लिख लेंगे इन हिमाचल प्रदेश, वही छाप के पब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही भारत में चल रही है पीएचडी, ऐसे ही करके भारत में पेपर भी निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 तो रटेंगे, है ना, ये वाला तो बड़े सिंपल सिंपल है। बट जब हम बड़े एक्सपर्ट हो जाएंगे ना सोशोलॉजी में, तब हमको पता लग जाएगा कि कहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा, कहाँ पे नहीं लिख सकते, यहाँ पे नहीं लिख सकते। हाँ, रिसेंट कोई सब्जेक्ट डेवलप हो रहा हो कि तुमको पता है कि ये भारत का कोई फेमस साइकोलॉजिस्ट है, जैसे हिस्ट्री में हमको पता है शशि थरूर बड़ा फेमस है, तो भी रिसेंट में कुछ बोल दिया होगा उसने। ठीक है, तो उसका नाम लिख लेंगे। ठीक है, फिर ऐसे कई थिंकर हमको मिलेंगे जो हमको पता है कि इस डोमेन में ये क्या लिखते हैं, कहीं ना कहीं आर्टिकल्स लिखते हैं, तो इन्होंने ऐसी बात बोली है, या सच में ही आपने न्यूज़पेपर में वैसी बात बोली, तो हम उनको भी क्या कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। अब आ जाओ डिफरेंसेस पे। डिफरेंसेस वही होते हैं सब सब्जेक्ट में, एक तरफ क्या होगा सोशोलॉजी, एक तरफ में क्या होगा साइकोलॉजी, सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी। अब सोशोलॉजी क्या देख रही है, इट स्टडी इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, इट स्टडी इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। मान लो ये इंडिविजुअल है और ये सोसाइटी है, तो सोसाइटी को भी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इंडिविजुअल को भी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट इन दोनों के बीच के जो रिलेशन है वो भी हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। जबकि साइकोलॉजी में स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड है, इसमें वी ओनली स्टडी द पर्सनैलिटी, वी ओनली स्टडी द पर्सनैलिटी, वी ओनली स्टडी द पर्सनैलिटी। उस वक्त पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी और इंडिविजुअल को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब मैंने आपको पहले इंट्रोडक्टरी क्लास में तो ये बोला था कि भाई ऐसे करके इंडिविजुअल है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा हमको नहीं पता, तो बीच में एक लेयर है क्या, सोसाइटी की। फिर ये सोसाइटी बताती है कि इस आदमी की पर्सनैलिटी क्या है। क्लियर बात? कैसे? हाँ, वैसे तो पर्सनैलिटी का मतलब तो सिंपली ये है ना कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है ना। आप तो बोलेंगे कि एक पर्सन है जी, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो हम बोलेंगे उसकी हाइट कितनी, वो गोरा दिखता है, काला दिखता है, वो कपड़े कैसे पहनता है, वो बात कैसे करता है ना, वो कैसे सोचता है,
आपको उससे पॉजिटिव वाइब आ रही है कि नेगेटिव वाइब आ रही है, उसका तरीका कैसा है, उसकी लाइफ की अप्रोच नेगेटिव है कि पॉजिटिव है वो ऑप्टिमिस्टिक बातें करता है कि वो पैथोलॉजिकल चीज कर रहा है, ऐसे की बातें करते हैं ना पर्सनैलिटी के बारे में। तो जब हम सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उस इंडिविजुअल को सोसाइटी और उनको दोनों साथ में पढ़ रहे हैं। बट जब हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी पढ़ रहे हैं, और उस पर्सनैलिटी के अंदर भी उसके माइंड को और उसके माइंड एंड थॉट्स को पढ़ने की बात कर रहे हैं, उसके माइंड एंड थॉट्स को पढ़ने की बात कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो ये कैसा हो गया, ब्रॉड, जो इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों को टुगेदर स्टडी करता है। ये कैसा हो गया, नैरो, दैट इज लिमिटेड ओनली टू इंडिविजुअल, लिमिटेड ओनली टू इंडिविजुअल। ठीक है, फिर सोशियोलॉजी में आपने लिखना है, इट स्टडीज सोशल इंस्टीट्यूशन, इट स्टडीज सोशल इंस्टीट्यूशन, inter relationship of a person, inter relationships of humans, various aspects of life, and various aspects of life like marriage, family, religion, etc. Various aspects of life like marriage, religion, etc. जहां पे साइकोलॉजी क्या है, इट स्टडीज मैन्स एक्सपीरियंस, इट स्टडीज मैन्स experience, it studies man's experience and behavior that include characteristics like passion, basic instincts, emotions, etc. emotions etc. क्लियर है बात। तो ये कौन देख रहा है, आपका साइकोलॉजी देख रहा है इंडिविजुअल के ही पर्सपेक्टिव से, उसका लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा है। एक आदमी इमोशनल कैसे हो सकता है, जो आदमी ने हमेशा क्या देखी हो, केयर देखी हो, उसने अपने पेरेंट्स को भी देखा हो कि वो लोग क्या करते हैं, किसी के लिए सिंपैथी रखते हैं, किसी के लिए एम्पैथी रखते हैं। ठीक है, जैसे जो बच्चे हॉस्टल में पढ़े हैं, दे आर आइदर वेरी एक्सट्रीमली वेरी इमोशनल, कि वो हॉस्टल में ही रोने लग गए और 6 महीने बाद 4 महीने बाद स्कूल छोड़ के वापस घर आ जाते हैं। जो लोग 7 8 10 साल हॉस्टल सर्वाइव कर लेते हैं, उन लोगों के इमोशन खत्म हो चुके होते हैं। ठीक है, मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं 7 साल नवोदय स्कूल रहा, उसके बाद 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेज रहा। अब मेरे को घर पे ज्यादा अच्छा लगता नहीं है 3 4 दिन से ज्यादा। ठीक है, मतलब ऐसा लगता है कि घर जाना, पर 3 4 दिन बाद लगता है कि हो गया, अब बस इतना ही रह सकते हैं घर में। घर वालों को नहीं ज्यादा झेल सकते, ना घर वाले मेरे को झेल सकते, तो इसलिए मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ। अच्छा, नवोदय स्कूल में फिर हमारे ऐसे बच्चे भी होते थे जो 7वें 8वें दिन ही भाग जाते थे घर से, वो दीवार फांद के भाग जाते थे घर। ठीक है, तो ये क्या है, ये अब क्या है, मैन का एक्सपीरियंस है। इफ आई एम नॉट इमोशनल बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है। समझ रहे हो बात। मैं घर वालों के साथ उतना खुश नहीं रहता जितने मेरे को दोस्त मिल जाए। तो उसमें क्या है, एक्सपीरियंस वैसा है। क्यों, जो मेरी बातें हैं, जो मेरा लाइफस्टाइल है, वो उन्हीं के साथ बिल्डअप हुआ है ना, तो मैच भी उन्हीं के साथ करेगा। तो ये क्या है, मेंस एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। ठीक है, फिर लास्ट इसमें पॉइंट लिखो, सोशियोलॉजी है मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, सोशियोलॉजी हैज मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स and and it is scientific discipline, it is scientific discipline with limitation, with some limitation,
of experimentation, with some limitation of experimentation and empiricism, empirical approach का empiricism कर दिया हमने। सोसाइटी को टेस्टिंग लैब नहीं बना सकते ना, सोसाइटी को टेस्टिंग लैब नहीं बना सकते ना, पर साइकोलॉजी में आपने लिखना है इट इज फोकस्ड and more scientific discipline. It is focused and more scientific discipline with scope of experimentation, with scope of experimentation, with scope of experimentation, and even psychological laboratories can be established. Psychological laboratories can be established. Psychological laboratories can be established. एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूं। तो एक मॉडल बनाया गया, 4 मंजिल के घर का मॉडल बनाया गया ना, और 4 मंजिल के 2 मॉडल बनाए गए, एक घर इधर बनाया गया, एक घर इधर बनाया गया। तो एक घर तो वो है जिसमें हर फ्लोर पे खाने वगैरह की सब सुविधाएं रख ली, और एक घर वो है उसमें बहुत कम सुविधाएं रखी, मतलब 6-7वें महीने जाके उसमें कोई अनाज डाल के आता था, और दोनों जगह पर 20-20 चूहे भर दिए, मेल फीमेल सब। तो जिस जगह पर खाने को सब था उसके चूहों की ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ी। खाना थोक में था, खाना फ्री में मिल रहा था, छेड़ कोई नहीं रहा था, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ बढ़ी। पर 3 साल के बाद वो पूरी की पूरी बिल्डिंग, जब खाना खत्म हो गया, एकदम से पूरी खत्म होगी और चूहों की पॉपुलेशन ही सारी की सारी खत्म होगी। क्यों? क्योंकि पहले चूहों को खाना नहीं मिलता था, खुला थोक में मिल रहा था, आगे प्रोक्रिएशन भी थोक में हुई। अच्छा, जो नए चूहे आए ना, उनको फ्री में खाना मिल रहा था, तो वो भूल ही गए कि अगर बिल्डिंग में खाना ना मिले तो टनल खोद के बाहर निकलना पड़ता है और नए स्कोप ढूंढने पड़ते अपने लिए खाना बनाने के लिए। एक जो खाली बिल्डिंग थी उसमें बहुत ही लिमिटेड स्कोप थे, उसकी पॉपुलेशन बढ़ी नहीं, बड़ी कम रही। ठीक है, तो उन लोगों ने उस बिल्डिंग में बाहर निकल के 10-12 टनल्स बना के खाने के नए सोर्सेज भी ढूंढ लिए थे। उल्टा ऐसा भी हुआ कि उन्होंने अंदर से, जैसे अंदर गेहूं के दाने छोड़े गए थे, तो गेहूं के दाने उठा के बाहर कहीं ले गए तो खेत में प्लांट हो गए, उधर प्लांट लग के फिर गेहूं लग गए, तो वो गेहूं वापस चुरा के अंदर खाने के लिए ले आते थे। वो पॉपुलेशन स्टेबल रही, 20 से 50-100 चूहे हुए, पर 50-100 चूहे 3 साल के बाद भी 50-100 ही थे। अब यहां पर एक्सपेरिमेंट क्या है? साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है ये एक, कि अगर ह्यूमन को ना सब चीजें दे दी जाए तो वो निकम्मा हो जाएगा, और आगे वाले आने वाली जनरेशंस क्या कर देगी? हसल करना बंद कर देगी। जब हसल करना बंद कर देगी तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब जो वेल्थ जनरेटेड है ऑलरेडी आपकी फैमिली के द्वारा, वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। जब वो खत्म हो जाएगी तो उनका सर्वाइवल क्या हो जाएगा? बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जबकि रेगुलरली जो आदमी स्ट्रगल में जी रहा है, उस आदमी की संभावना है, और उनकी आगे आने वाली जनरेशन की संभावनाएं हैं कि वो क्या करेगी? अपने लिए लाइफस्टाइल मेंटेन करेगी, चाहे जैसे भी करेगी, पर वो बड़े लंबे समय तक स्ट्रगल करने के लिए और अपनी जो उनकी प्रोक्रिएशन है, उनकी जो जनरेशन है, वो सर्वाइव करेगी। तो एक्सपेरिमेंट ये था कि आज की डेट में जो बहुत अमीर लोग हो गए, जो अपने बच्चों को, मतलब हम तो वो लोग हैं ना जो बस्ता टांग के स्कूल जाते थे, अब आज की नई जनरेशन के बच्चे ऐसे हैं कि उनका बस्ता है तो बड़ा भारी, ठीक है, बट गाड़ी आती है, घर से लेके जाती है, स्कूल छोड़ के जा रही है। अब ये हो रहा है तो आगे और ज्यादा सुविधाएं मिलेगी। जितनी ज्यादा सुविधाएं मिलेगी उतनी ज्यादा जनरेशन कैसी हो जाएगी? डूम्ड जनरेशन बोलते हैं उसको। ठीक है बात? तो ऐसे ये क्या है, अब यहाँ पे क्या हुई? लेबोरेटरी सेट की गई थी। ऐसी संभावनाएं है साइकोलॉजी में, ऐसी सोशियोलॉजी में ऐसी संभावनाएं नहीं है। हालांकि यहां से हमने सोशियोलॉजिकल आउटकम जरूर निकाला
कि भाई अगर वेल्थी जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को सब चीजें प्रोवाइड करेंगे तो देयर जनरेशन इज वेरी मच लाइकली टू बी डूम्ड। ऐसा कब होगा ये तो नहीं पता, बहुत टाइम पीरियड लग जाएगा ना इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे सोशोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए जा सकते। तो आज की डेट में सोशोलॉजी और साइकोलॉजी का जो रिलेशनशिप है वो डिस्प्यूटेड भी है। ऐसे भी लोग हैं जो पूरे धड़े से साइकोलॉजी को ही प्रमोट करते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो पूरे धड़े से सोशोलॉजी को ही प्रमोट करते हैं। पर अच्छी बात यह होगी कि गर्थ एंड मिल ने एक नया स्कूल ऑफ थॉट ले आया, दैट इज सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, ऐसे करके आप क्या लिख सकते हो, इसको कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, देन कम्स द थर्ड हमारा टॉपिक यहां पर, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। नाउ ये तो हमने पहले भी पढ़ा था ये वाली स्टेटमेंट। एक यहां पर सीधा डायरेक्ट कोटेशन आप लिख सकते हो, दैट कोटेशन इज गिवन बाय जीई होवार्ड। जीई होवार्ड, ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, हिस्ट्री इज पास्ट सोशियोलॉजी। हिस्ट्री इज पास्ट सोशियोलॉजी and sociology is present history. Sociology is present history. ये तो हमने डिस्कशन कर ली थी इसमें। दूसरा, सोशियोलॉजी की डेफिनेशन आपको पता ही है, व्हाट इज हिस्ट्री। इसमें आपने लिखना है हिस्ट्री स्टडीज concrete details of past events concrete details of past events where sociology studies or discuss abstract or general outcome of these events. Abstract or जनरल आउटकम ऑफ दीज इवेंट्स। मतलब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा ना, तो हमने इतना ही बोला कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सोसाइटी कैसे चेंज की। हमने ये थोड़ी नहीं बोला कि किस दिन कौन सा प्रोटेस्ट हुआ था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हमने यही बोला कि क्या चेंज हुआ। हमने ये थोड़ी नहीं बोला कि किस दिन स्पिनिंग जेनी खोजी गई, किस दिन स्टीम इंजन खोजा गया। इससे हमको क्या फर्क पड़ता है, हमने जस्ट क्या देखना है, अब्स्ट्रैक्ट एंड जनरल आउटकम देखना है उन इवेंट्स का। अच्छी बात यह है कि सोशियोलॉजी के जो फाउंडिंग फादर है, दे अडॉप्टेड हिस्ट्री और हिस्टोरिकल मेथड ऑफ स्टडिंग द सोसाइटी टू डेराइव देयर थीसिस। ठीक है, एक आपने लिखना है फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी used history and historical methods to build their thesis, For example, Karl Marx studies 4 है हिस्ट्री के बेस पे, 4 मोड ऑफ प्रोडक्शन based upon historical analysis
based upon historical analysis and theorized and theorized theorized two mode of production for future. Theorized two mode of production for future. याद है वो आपको जो मैंने बताया था कि पहले क्या था, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फिर बोला था एंशिएंट स्लेव मॉडल, फिर बोला था फ्यूडलिज्म, फिर बोला था उसने क्या आ गया, कैपिटलिज्म। तो ये जो ट्रेस किया है उसने कैसे किया है, हिस्ट्री को पढ़ के ट्रेस किया है। फिर जो ये इसने ट्रेस किया, इसकी क्या लिखी इसने, थीसिस। फिर बोला आगे भविष्य में क्या आ सकते हैं, दो, एक सोशलिज्म और फिर एडवांस कम्युनिज्म। तो हिस्ट्री जो है वो इसमें हेल्पफुल हुई कि नहीं। तो इसने मेथड का नाम ही, इसका मेथड का नाम ही हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है। इस मेथड का नाम ही क्या था, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ठीक है बात। दूसरा, आप यहां पर दुर्खीम को भी यूज कर सकते हैं, अमाइल डरखाइम, अमाइल डरखाइम थियोराइज्ड, थियोराइज्ड, थ्योरी दी ना, थियोराइज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिडेरिटी based upon historical analysis, based upon historical analysis, that is historical, based upon historical analysis, that is mechanical solidarity for early society, mechanical solidarity, mechanical solidarity for early or rural society, for early or rural society, and organic solidarity, and organic solidarity, organic solidarity for modern and industrialized society, for modern and industrialized society, modern and industrialized society। तो उसने लगाया हिसाब कि पुराने जमाने में ऐसे रहते थे लोग, तो ये सिमिलरिटीज थी उनके बीच, इसलिए वो साथ रहते थे। नए जमाने में ऐसे ऐसे डिवीजन ऑफ लेबर चेंज हो गया है, तो इस तरीके से हिस्टोरिकल उसने क्या किया है, एनालिसिस किया। ठीक है, हेंस आपने कंक्लूड करना इसको कैसे, हेंस इंटरेक्शन बिटवीन टू डिसिप्लिन्स, interaction between two disciplines, interaction between two disciplines overlaps a considerable extent of subject matter, a considerable extent of subject matter। आज की डेट में जो हम नई सोशियोलॉजी लिख रहे हैं उसमें एक कंसिडरेबल एक्सटेंट है सब्जेक्ट मैटर का। इवन यहां पर एक एग्जांपल वैल्यू एडिशन करवा देता हूं, नोट्स में नहीं लिखा है भाई, ऑनलाइन वालों लिख लेना है ना, अभी अभी मेरे ध्यान में आ गया, इसको लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल इंडोलॉजिकल स्कूल, इंडोलॉजिकल स्कूल, इंडोलॉजिकल स्कूल क्या है पहले ये समझ लो। भारत में जब सोशियोलॉजी पढ़ी गई तो दो स्कूल है, एक ओरिएंटलिस्ट स्कूल, जो अंग्रेज लोग हैं वो भारत आए, इन्होंने पुरानी किताबें क्या कर दी, स्टडी कर दी। इंडोलॉजिकल स्कूल ने भारत में भारत को क्या किया, भारत के लेंसेज से पढ़ना शुरू किया। तो जो भारत की शुरुआती सोशियोलॉजी है वो ओरिएंटलिस्ट ने अपने हिसाब से अंडरस्टैंड की, फिर भारत ने उसको प्रैक्टिकली क्या किया, लागू किया, हमारी सही हिस्ट्री को क्या किया, ट्रेस किया, और फिर भारत में बताया कि एग्जैक्टली भारत की सोसाइटी किस प्रकार से इवॉल्व हुई। इसमें लिखो इंडोलॉजिकल स्कूल यूज्ड 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 एंशिएंट टेक्स्ट्स, एंशिएंट टेक्स्ट्स to understand evolution of
evolution of institutions, customs and social processes in Indian society. तो एंशियंट जो टेक्स्ट हमारे पास पड़े हुए थे उनको देख के हमने पता लगाया कि भाई क्या जो है किस तरीके से चीजें हमारे यहाँ भारत में क्या हुई होगी, इवॉल्व हुई होगी। तो इसमें भी हिस्ट्री क्या होगी, एक तरीके से ओवरलैप हो गए। देन आ जाएगा डिफरेंसेस। डिफरेंसेस अब अगेन डिफरेंसेस तो वही होते हैं, अब सोशियोलॉजी है जो भी है। तो सोशियोलॉजी के बारे में सबसे पहली बात तो ये कि सोशियोलॉजी इज मोर इंटरेस्टेड इन प्रेजेंट एंड recent past. Sociology is more interested in present and recent past. मैंने आपको सोशियोलॉजी के इमरजेंस में और इंट्रोडक्टरी थॉट में बताया था कि दो सब्जेक्ट एक साथ शुरू हुए। कौन कौन से? एक एंथ्रोपोलॉजी और एक दोनों में फर्क ये था कि इन्होंने बोला अभी प्रेजेंट में हम क्या हो चुके हैं, सिविलाइज्ड वर्ल्ड हो चुके हैं या इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड हो चुके हैं। तो प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम्स अभी आ रही है और भविष्य में जो प्रॉब्लम आनी है उसके लिए हम ये एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी क्या है, इसके पीछे चले जाओ, प्रिमिटिव सोसाइटी वो इनको कहां मिली? तो ये यूरोप में बैठे हुए तो इनको लगे एशिया वाले और अफ्रीका वाले क्या है, प्रिमिटिव। इन्होंने बोला कि अगर पास्ट में ह्यूमन पढ़ना है तो एंथ्रोपोलॉजी, प्रेजेंट में ह्यूमन को पढ़ना है तो ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो भारत और अफ्रीका के लोग हैं ये अभी 100 साल पीछे जी रहे। हम बोलते हैं ना कई बार कि चाइना तो भाई 2050 में पहुंच चुका है ऑलरेडी, ऐसा बोलते हैं ना कई बार। ये बोलते कि नहीं? क्यों? क्योंकि वहां पे बड़ी फ्यूचरिस्टिक टेक्निक्स हो गई है। मतलब जो आज चाइना में है वो हमें लगता है कि वो भारत में 2050 में आएगा। बोलते हैं ना कि दिस मैन इज लिविंग इन 2015 50, मतलब वो अभी से 2050 में जी रहा है। मतलब वो टेक्नोलॉजी भारत में कब आ सकती है? 2050 में आ सकती है, हम ऐसा बोलते हैं। तो ये जो सोशियोलॉजिस्ट लोग हैं वो क्या बोलते हैं, ये भारत अफ्रीका के लोग और प्रिमिटिव ट्राइब के लोग ऑलरेडी क्या जी रहे हैं, पास्ट में जी रहे हैं। तो अगर इनको पढ़ना है तो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ो, प्रेजेंट को पढ़ना है तो क्या पढ़ो, सोशियोलॉजी पढ़ो। तो सिमिलरली सोशियोलॉजी और हिस्ट्री में हम डिफरेंस बोल रहे हैं कि यहां पे प्रेजेंट है और थोड़ा सा क्या है, रिसेंट पास्ट। क्योंकि 150 साल तो सब्जेक्ट को बने हुए हैं, जबकि हिस्ट्री में क्या है, तो हिस्ट्री में सारे पास्ट इवेंट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, हिस्ट्री इज ऑलमोस्ट स्टडी ऑफ पास्ट। लगभग सारा सब्जेक्ट मैटर ही क्या है, पास्ट में, ऑलमोस्ट स्टडी ऑफ पास्ट। देन सोशियोलॉजी इज अब्स्ट्रैक्ट, सोशियोलॉजी इज एब्स्ट्रैक्ट, ये तो इंट्रोडक्शन में भी लिख लिया था हमने। एंड हिस्ट्री इज कॉन्क्रीट, हिस्ट्री इज कॉन्क्रीट। देन सोशियोलॉजी इज जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ causes and outcome, general understanding of causes and outcome of historical of any event, general understanding or cause and outcome of any event. Whereas history focused on minute details of actual event
with an objective discussion, with an objective discussion, with an objective discussion. And last point है, sociology is descriptive with normative element. Sociology is descriptive with normative element. With normative element. वैसे तो हमने रॉबर्ट बियर्ड श्रित में पढ़ा था कि इट इज नॉट नॉर्मेटिव, बट आज की डेट में हम एक्सेप्ट करते हैं कि सोशियोलॉजी कहीं ना कहीं क्या है, नॉर्मेटिव है। मैं और आप ये बात करेंगे ही कि समाज में बदलाव बहुत तेजी से आ रहा है, इतनी तेजी से नहीं आना चाहिए, ठीक है, सरकार को इस प्रकार के कदम उठाने चाहिए, सरकार को इस प्रकार की प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि मान लीजिए जैसे हम बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट बोलेंगे कि भाई फैमिली इंस्टीट्यूशन को बचाना है तो लिव इन इंस्टीट्यूशन के ऊपर रोक लगाओ, जबकि सोशियोलॉजिस्ट का काम नहीं है ना ये बोलने का, ठीक है, बट हम कहीं ना कहीं क्या कर देते हैं, नॉर्मेटिव एलिमेंट भी ऐड कर देते हैं। हिस्ट्री इज डिस्क्रिप्टिव ओनली, हिस्ट्री इज डिस्क्रिप्टिव ओनली, क्योंकि हम प्रेजेंट पे फोकस ही नहीं कर रहे ना हिस्ट्री में, तो जो हो गया वही हो रहा है बस। हिस्ट्री इज डिस्क्रिप्टिव ओनली, ठीक है। एक बल्कि इसमें एक और पॉइंट यहां पर डिफरेंसेस का लिख सकते हैं, दैट इज बाय रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन, इसने डिफरेंसेस में एक बात कही है, क्या कही है, सोशियोलॉजी इज नोमोथेटिक, सोशियोलॉजी इज नोमोथेटिक and history is idiographic, and history is idiographic. Sociology is nomothetic and history is idiographic. इसका जनरल सा मतलब यह है कि nomothetic का मतलब होता है sociology is journal, it is general, ठीक है, और इडियोग्राफी का मतलब होता है इट इज पर्टिकुलर, इट इज पर्टिकुलर, ठीक है। इडियोग्राफिक का मतलब होता है इट इज पर्टिकुलर। इडियोग्राफिक होता है कि विद डेट इवेंट्स ये सब डिटेल्स हो ना, तो वो कैसी हो जाती है, बिल्कुल पर्टिकुलर, कि एग्जैक्टली वही चीज लिखी होनी चाहिए। और नोमोथेटिक का मतलब होता है कि उसको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से उसकी अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, उसकी जनरल डिटेल्स को आउट कर रहे हैं, ठीक है बात। और कंक्लूड करने के लिए एक और लिख सकते हैं, इन कंटेम्परेरी टाइम्स, इन कंटेम्परेरी टाइम्स history has broadened the perspective, history has broadened the perspective, history has broadened the perspective, not only concerned with which or what event, not only concerned with which and what events, but also how of events. Various schools of history have perspectives with specific ideology, to study the history, that brings it closer to sociology.
that brings closer to sociology. For example, feminist historian, for example, feminist historians, subaltern studies, subaltern studies, जैसे कि भारत की हिस्ट्री को जब दोबारा से लिखा गया ना, तो उसमें दो तरह के हिस्टोरियन भारत में आए। एक तो थे ब्रिटिश के द्वारा ट्रेन किए गए हिस्टोरियन, और एक आए वो जो भारत के टोटल राइट विंग के फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान के क्या थे, हिस्टोरियन थे। तो उन दोनों लोगों ने अलग अलग टाइम पे, जैसे 1857 की क्रांति है, तो कोई हिस्टोरियन कह सकता है कि ये जस्ट क्या था, मीरा सिपाही मिलिट्री थी, बट कोई हिस्टोरियन ऐसा कह रहा है कि ये क्या है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डेफिनेटली है। अच्छा, कोई हिस्टोरियन है जो फ्रीडम स्ट्रगल को सिर्फ फेमिनिस्ट लेंसेज से देख रहा है। कोई हिस्टोरियन हो सकता है जो फ्रीडम स्ट्रगल को सिर्फ कॉम्युनल लेंसेज से देख सकता है। तो जैसे हमने सोशियोलॉजी में किया सिंथेटिक स्कूल में कि अलग अलग लेंसेज से सोशियोलॉजी को, सोसाइटी को पढ़ने की कोशिश की, उसी तरीके से हिस्ट्री भी अलग अलग लेंसेज से आज की डेट में पढ़ी जा रही है। और फिर उससे क्या हो रहा है, ये सब्जेक्ट क्लोजर आ रहा है किसके, सोशियोलॉजी। देन कम्स सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। नाउ पॉलिटिकल साइंस के फादर है एरिस्टोटल। ही डिफाइंड पॉलिटिकल साइंस एज स्टडी ऑफ स्टेट, स्टडी ऑफ स्टेट, स्टडी ऑफ स्टेट। एरिस्टोटल, एरिस्टोटल है ना इसके फादर, एरिस्टोटल और बायोलॉजी के भी है एरिस्टोटल। स्टडी ऑफ स्टेट, स्टेट इटसेल्फ, स्टेट इटसेल्फ is a part of society, is a part of society that brings social order and stability, that brings social order and stability. अब 17वीं 18वीं शताब्दी में पॉलिटिकल साइंटिस्ट लोग ही है जो सबसे पहले नया लिटरेचर लिख रहे हैं। रूसो, थोरो, इन सब की बात की थी ना हमने इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के टाइम पे। इन्होंने नया जब सब्जेक्ट लिखा तो सोसाइटी को पढ़ने की नई अवधारणा आई। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो एक हमारे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के इमर्जेंस का एक महत्वपूर्ण कारण है, वो खुद में एक क्या है, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है। हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से पॉलिटिकल साइंस इवॉल्व हुई, वो खुद ही सोशियोलॉजी का क्या बन गया, एक सब्जेक्ट मैटर बनता चला गया। और फिर जिस तरीके से सोसाइटी इवॉल्व हो रही थी, उस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी मैच्योर होते चले गए। सोसाइटी जब फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म में आई ना, तभी जरूरत पड़ी कि मोनार्की को हटा के क्या लाई जाए, डेमोक्रेसी स्थापित की जाए। तो ये जो टाइम पीरियड है जहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जिसके पास फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ये दोनों के दोनों सोसाइटी में नए पॉलिटिकल सिस्टम को इजाद करने की भी डिमांड क्रिएट करते हैं। तो सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ क्योंकि दुनिया में नए पॉलिटिकल सिस्टम और नए पॉलिटिकल चेंजेस आते गए, और नए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इसलिए बनाए गए क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही थी। इसलिए इन दोनों सब्जेक्ट के बीच में एक क्या है, कॉमन ग्राउंड है। अगर हम सोशियोलॉजी के इमर्जेंस के लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने यह भी तो किया कि एक तरफ क्या था, फ्यूडलिज्म था, और दूसरी तरफ क्या आ गया,
कैपिटलिज्म आ गया। यहां पे किंग के शासन हुआ करते थे और यहां पे मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड फेवर कर रहा था किस चीज को? डेमोक्रेसी। सिमिलरली फ्रेंच रेवोल्यूशन, यहां पे सोसाइटी डिवाइड किया जाती थी, किंग के द्वारा कंट्रोल की जाती थी, चर्च के ज्यादा द्वारा कंट्रोल की जाती थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सब लोगों के लिए क्या लेके आई? इक्वालिटी। तो सब के सब थोड़ी नहीं प्रधानमंत्री बन जाएंगे, या सब के सब थोड़ी ना लोकसभा के मेंबर बन जाएंगे। तो जब सबको इक्वालिटी मिली तो इन्होंने वापस, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई है, तो ये क्या कर रहे हैं उसके बाद, नए सोसाइटी जो बनी है वो एक नए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को गढ़ने का काम कर रही है। और सोसाइटी में हो ही ऐसा रहा है, जैसे अब मान लीजिए नेपाल का भी करंट एग्जांपल ले लेते हैं। नेपाल में क्या लगता है आपको, जो जेनजी रेवोल्यूशन था, वॉज इट अ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन और वॉज इट अ सोशल रेवोल्यूशन? बट चेंज तो पॉलिटिकल हुआ। करप्शन की जो प्रॉब्लम थी वो तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी, और जो सत्ता का परिवर्तन हुआ वो भी पॉलिटिकल परिवर्तन हुआ। ऐसा तो है नहीं कि राजा वापस स्थापित हो गए। पर ये जो पॉलिटिकल चेंज हुआ इसमें सोशल डायमेंशंस जो है वो कितनी ज्यादा है कि पूरे नेपाल का सिर्फ एक एज ग्रुप है ऐसा जो प्रोटेस्ट करना चाहता है। सिर्फ वही एज ग्रुप क्यों है जो पॉलिटिकल चेंज चाह रहा है? सिर्फ वही एक ग्रुप क्यों है जो करप्शन के खिलाफ लड़ने को तैयार है? और वो एक एज ग्रुप ऐसा क्यों है कि उसमें से आधा धड़ा बोल रहा है कि किंग को वापस स्थापित कर दो, और वो एज ग्रुप बोल रहा है कि नहीं, बिलीफ हमको डेमोक्रेसी पे ही है, पर ये जो पुराने नेता है ये सारे के सारे क्या हो जाए? बर्खास्त हो जाए। जो नेपाल के बूढ़े लोग थे ना, वो तो हमने कहीं नहीं देखे प्रोटेस्ट में, वो तसल्ली से देख रहे थे नए छोकरे कर क्या रहे हैं। तो उन्होंने बोला यार तुमने ये पुराने तो सब पीट के किया, बढ़िया किया, ऐसा करो किंग का शासन वापस ले आओ। तो नए छोकरे बोले किंग कुंग नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं, ले आएंगे प्रधानमंत्री वापस, विश्वास हमको किस पे है? डेमोक्रेसी पे ही है। ऐसा ये जो पॉलिटिकल चेंज आ रहा है इसके पीछे बहुत सारे सोशल फैक्टर है। अगर फॉर दैट मैटर सोशल मॉर्फोलॉजी ही पढ़नी है तो एक एज ग्रुप किंग के समर्थन में, दूसरा एज ग्रुप अभी भी डेमोक्रेसी के ही समर्थन में है। पुराना जो एज ग्रुप है उसको पॉलिटिकल करप्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नहीं तो वही प्रोटेस्ट कर देते ना। सिर्फ नया एज ग्रुप है उसी को ही पॉलिटिकल करप्शन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उनके ही एज ग्रुप के बच्चे, जो मंत्रियों के बच्चे थे, वो फॉरेन में बैठ के रीले बना रहे थे, वो फॉरेन में बैठ के लेविश लाइफस्टाइल जी रहे थे। और नेपाल में जो गरीब लोगों के बच्चे हैं, नेपाल में जो बाकी अफसरों के बच्चे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, ना ही उनके पास बेहतर लाइफस्टाइल है। जेनजी रेवोल्यूशन इसलिए है क्योंकि जेनजी लोगों के अंदर जो रोष है वो इस चीज का नहीं है कि नेता खा रहा है, रोष इस चीज का है कि नेता का बच्चा फॉरेन में बैठ के मजे कैसे कर रहा है और हम नहीं कर पा रहे। इसलिए पार्लियामेंट को जला के रीले बना रहे थे कि मजे तो हम भी कर सकते हैं। यही था सबसे बड़ा कारण। इसमें सिर्फ पॉलिटिकल फैक्टर नहीं इंक्लूड हुआ, इसमें सोशल फैक्टर भी इंक्लूड हुआ। सोशल इसलिए भी होगा क्योंकि तो लीडरलेस था, और दूसरा सोशल मोबिलाइजेशन किसी सोशल प्रॉब्लम से अराइज होती है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कोई लीडर, मतलब वही वाली बात होगी कि सोशल में तो जो हमने ये 4 फैक्टर था, इसके बाहर भी फैक्टर थे। तो सोसाइटी बहुत ज्यादा डाइवर्स है। अब इसमें ब्यूरोक्रेटिक भी प्रॉब्लम है, पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी करप्ट थी, लोगों का विश्वास ही नहीं था उनके ऊपर। ठीक है, तो यहां पर हमको ये दिखता है कि एक इवेंट के सोशल प्लस पॉलिटिकल दोनों के दोनों क्या है? इंपैक्ट्स है। सेम सब्जेक्ट मैटर, सेम इवेंट्स दोनों सब्जेक्ट को डेवलप करते हैं, सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट को भी डेवलप करते हैं एज वेल एज पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट को भी डेवलप करते हैं। तो हम इसमें कॉमन जो मैं डिस्कशन ये कर रहा हूं कि कॉमन डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं ताकि हम ये प्रूव कर पाए कि ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट सेम ही तरह के इवेंट को अलग अलग लेंसेज से पढ़ने में सक्षम है। तो इसमें लिखना क्या है? आपने लिखना है टू डिस्टिंक्ट disciplines of social sciences, two distinct subjects of social sciences, sociology and political science, do
converge often. Do converge often. Do subjects of social sciences, sociology and political science, do converge often. During emergence of sociology, during emergence of sociology, during emergence of sociology, political scientists like Locke, Rousseau and Thoreau, John Locke, Rousseau and Thoreau, provided liberal philosophies and new ways to establish political institution, liberal philosophies and new ways to political institution. For example, social contract theory. Influenced both political system as well as social system. Political system as well as social system. Influenced both political system and social system. Events like Industrial Revolution and French Revolution. Events like Industrial Revolution and French Revolution affected development of both political science and sociology. Political science and sociology. Hence brings these subject closer. According to Karl Marx, political institutions and behavior are closely linked with economic system and social classes. With economic system and social classes. Talcott Parson also identifies political role affecting society through social system approach. एक मैं आपको बात बड़ी सिंपल बताता हूं, जहां पे भी सोशल चेंज आएगा ये लाइन तुमने लिखनी है. Talcott Parson also talked about this in social system approach. ये Talcott Parson वो है जिसका मैंने बताया था कि भाई सोसाइटी ऐसे है, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो
ऐसे हो जाएगी, और थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो लेट्स सपोज ज्यादा से ज्यादा ऐसे हो जाएगी। बट हमेशा सोसाइटी कोशिश करेगी अपने आप को रिस्टोर करने की, स्टेटस को मेंटेन करने की, या इसको इसने टर्म दी थी डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम है पर डायनेमिक है, वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। तो सोसाइटी में यूनिडायरेक्शनल चेंज तो नहीं होता, हर तरह से चेंज आने की संभावना होगी, हर इंस्टीट्यूशन में चेंज आने की संभावना होगी, बट सोसाइटी हमेशा क्या करेगी, अपने आप को स्टेबल रखेगी। तो सेम ही यहां पे इसने बात करी कि सोसाइटी में चेंज लाने के लिए पॉलिटिकल रोल भी होता है ना। अब हम चाहते हैं कि भाई पैट्रियार्की कमजोर हो तो विमेन रिजर्वेशन प्रोवाइड की, ठीक है। तो ये क्या है, एक पॉलिटिकल चेंज लाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं की जा रही है। तो सोसाइटी में सारा चेंज लाने के लिए पॉलिटिकल रोल है कि नहीं है। भारत में सती सिस्टम खत्म हुआ तो पॉलिटिकल रोल था ना, सती को बैन किया गया। भारत में इन्फेंटिसाइड को, विमेन इन्फेंटिसाइड को बैन किया गया। भारत में यंग एज में मैरिजेस को बैन किया गया, कोई बात की नहीं। भारत में विडो रीमैरिज को वापस क्या किया गया, प्रमोट किया गया, कैसे, थ्रू पॉलिटिकल एक्शंस। तो डेफिनेटली पार्सल टालकर पासन ने ये जो बात कही कि पॉलिटिकल रोल होता है जो सोसाइटी को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, सोसाइटी को अफेक्ट करता है। ऐसा उसने कहां पढ़ा, अपनी सोशल सिस्टम अप्रोच में। ऐसा तुम कहीं भी लिख सकते हो, ये इतनी बड़ी थ्योरी है, ग्रैंड थ्योरी है। इसको टालकर पासन को ग्रैंड थ्योरी बोलते थे इसको, ठीक है। फिर यहां पर एक लिखना है आपने, डिफरेंसेस करो, डिफरेंसेस। डिफरेंसेस में सोशियोलॉजी अगेन वाइडर होगी, इट विल बी वाइडर स्कोप। इसका कैसा हो जाएगा, नैरो स्कोप, ठीक है। वाइडर स्कोप है तो इट विल स्टडी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमंस एंड सोसाइटी। बट ये नैरो है, इसका जो फोकस है, इसका जो फोकस है, इट इज पर्टिकुलरली ऑन पावर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पावर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। इसका फोकस कहां है, पावर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, ठीक है। सोशियोलॉजी इज ओपन एंडेड, ओपन एंडेड विद मल्टीपल पर्सपेक्टिव, विद मल्टीपल पर्सपेक्टिव। सोशियोलॉजी इज ओपन एंडेड विद मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, जबकि पॉलिटिकल साइंस जो है इट इज लिमिटेड और क्लोज्ड, इट इज लिमिटेड और क्लोज्ड विद कोडिफाइड लॉज, विद कोडिफाइड लॉज, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में कोडिफाइड चीजें पढ़ते हैं। मतलब हम इलेक्शन जब लड़ रहे होंगे ना, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि भाई इलेक्शन जब लड़ते हैं तो जातियों के बेसिस पे डिसाइड होता है कि किस जाति के आदमी को वोट देंगे। तो फिर जब उस पार्टी पे आरोप लगता है कि तुमने जो है क्या की है, जातिगत राजनीति की है, तो मना कर देते ना तुरंत ही, नहीं हमने काम की है। तो उसको राजनीति नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हो, सोशल इंजीनियरिंग। उसको वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं बोलते, उसको बोलते सोशल इंजीनियरिंग। क्योंकि जाति के नाम से ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करना, ज्यादा ये करना, इसके रिलेटेड कोई लॉ तो नहीं है। लॉ तो सिर्फ ये है कि वोट मांगो और जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। तो पॉलिटिकल साइंस का उद्देश्य सिर्फ यहीं तक का है कि देश में इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, बढ़िया कैंडिडेट चुन के आ रहा, नहीं चुन के आ रहा, इससे कोई लेना देना नहीं है। बिहार में बढ़िया कैंडिडेट कौन हो सकता था और कौन चुन के आया, ये आप सोशियोलॉजिकल लेंसेज से बोल सकते हो, ये सोशियोलॉजिकल लेंसेज से बोल सकते हो।
बट पॉलिटिकल लेंसेज में जो चुन के आया वो बढ़िया है, क्यों? सिटी उसके पास ज्यादा है। पॉलिटिकल साइंस तो यही बोलेगी ना कि ठीक है भाई, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन गलत हुआ तो बताओ, जिसको ज्यादा वोट मिले उसको जिता दिया। अब तुम सोशियोलॉजी के हिसाब से बोलो कि बिहार के लोग नहीं सुधर रहे, शिक्षा के मुद्दे पे वोट नहीं हुआ, बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट नहीं हुआ, तो वो तुम सोशियोलॉजिकल लेंसेज से बोल रहे हो। पॉलिटिकल लेंसेज से जो हुआ वो ठीक हुआ। जैसे जन स्वराज पार्टी ने बोला कि हम अपनी हार स्वीकार करते हैं, नीतीश कुमार को लोगों ने नेता चुना है, ठीक चुना है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इलेक्शन गलत हुआ, ठीक नहीं हुआ, जैसा भी हुआ। हाँ, इलेक्शन के लिए जो वादे किए गए हैं अब वो पूरे हुए कि नहीं हुए वो देखेंगे, यही बोला ना उसने एंड में। क्यों? अब वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट आदमी है तो उसने बोला भाई इलेक्शन तो हो गए, इलेक्शन हो गए तो जीत गया आदमी। हम में ही कुछ गलती रही होगी, इसलिए हम क्या मान लेते हैं, अपनी गलती मान लेते हैं। तो यहां पर यही डिफरेंस है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, कोडिफाइड है, जो है वैसे ही होना है। सोशियोलॉजी में तुम ओपन एडिव हो गए हो, थोड़े नॉर्मेटिव भी हो ही गई हो फॉर दैट मैटर। लास्ट पॉइंट लिखो, सोशियोलॉजी स्ट्रेसेस अपॉन इंटररिलेशनशिप बिटवीन सेट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन, इंटररिलेशनशिप बिटवीन set of institution, set of institution including government, including government। समाज के लिए मैरिज भी एक इंस्टीट्यूशन है, कास्ट भी एक इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन भी एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, और गवर्नमेंट भी एक क्या है, इंस्टीट्यूशन है। और इन सब की आपस में क्या इंटररिलेशनशिप्स है वो हम डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल साइंस is more focused, is more focused processes within the government, processes within the government और with the government, processes within the government और with the government। मतलब ये कि मान लीजिए मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, कास्ट एक इंस्टीट्यूशन है, फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, और रिलीजन भी एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो गवर्नमेंट भी एक इंस्टीट्यूशन है। तो हम मैरिज का गवर्नमेंट के साथ रिलेशन, कास्ट का गवर्नमेंट के साथ रिलेशन, फैमिली का गवर्नमेंट के साथ रिलेशन, रिलीजन का गवर्नमेंट के साथ रिलेशन, रिलीजन का फैमिली के साथ रिलेशन, मैरिज के साथ रिलेशन, कास्ट के साथ रिलेशन, कास्ट का फैमिली के साथ रिलेशन, कास्ट का मैरिज के साथ रिलेशन, मैरिज का फैमिली के साथ रिलेशन। हम ये स्टडी कहां पे करेंगे, सोशियोलॉजी में। बट पॉलिटिकल साइंस में हम गवर्नमेंट को क्या रखेंगे, सेंटर में। गवर्नमेंट के विद क्या इंस्ट्रक्शन है, गवर्नमेंट की रिलीजन के साथ क्या है, गवर्नमेंट की कास्ट के साथ क्या है, गवर्नमेंट की मैरिज के साथ क्या है, गवर्नमेंट की फैमिली के साथ क्या है। तो यहां पे सिर्फ हम इतने पे ही फोकस्ड हैं, या विद इन गवर्नमेंट क्या चल रहा है उस पर फोकस्ड है। सोशियोलॉजी में हम सब चीजों के ऊपर क्या है, फोकस्ड है। क्लियर है बात? तो ये यहां पर हमने क्या कर लिए, डिफरेंसेस भी कर लिए। लास्ट में कंक्लूड करना है, कंक्लूड कैसे करेंगे, पॉलिटिकल साइंस includes social consideration, includes social consideration to design the organization of government, to design organization of government। जैसे मान लीजिए हमने लोकसभा में रिजर्वेशन दी ना, एससी रिजर्वेशन दी, एसटी रिजर्वेशन दी, फिर विमेन रिजर्वेशन दी, इसमें क्या है, सोशल कंसिडरेशन इंक्लूड की गई है कि भारत में भाई जातिगत डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो जातिगत रिजर्वेशन भी दी गई। भारत में ट्राइबल लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो ट्राइबल रिजर्वेशन भी दी गई। फिर पता चला कि महिलाओं के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, घर घर में होता है, तो इसलिए महिलाओं को भी रिजर्वेशन दी गई। तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, इट इज डिपेंडेंट अपॉन सोशल कंसिडरेशन एज वेल एज सोसाइटी is shaped by state,
rule of law and other political institution and other political institution. Hence any study within any subject cannot separate or isolate the subject matter into respective discipline, मतलब हम नहीं कर सकते कि किसी एक सब्जेक्ट को हमने आइसोलेट कर दिया कि नहीं ये तो सिर्फ जो है पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ा जाएगा और ये सिर्फ जो है सोशियोलॉजी में ही पढ़ा जाएगा। क्लियर बात? फॉर दैट मैटर फंडामेंटल राइट्स, उसमें जितनी एक्सेप्शनल क्लॉजेज लिखे गए वो सोशल कंसिडरेशन को ध्यान पे लिखे गए हैं। आर्टिकल 15 सिर्फ इतना लिख के थोड़ी नहीं छोड़ा उसने कि सबको इक्वालिटी है, उसने आगे ये भी लिखा कि विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग बाय रिलीजन, विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग बाय जेंडर, विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग बाय प्लेस ऑफ बर्थ, विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग बाय कास्ट, लिखा है ना। वो क्यों लिखा है? वो सोशल कंसिडरेशन है। तो फिर जब सोशियोलॉजी पढ़ने लगेंगे हम, तो हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, हम बीफ खा सकते कि नहीं खा सकते, इट इज रेगुलेटेड बाय लॉ। हम 21 साल से पहले शादी कर सकते कि नहीं कर सकते, इट इज रेगुलेटेड बाय लॉ। क्लियर है बात? तो अब जब ये सब चीजें हैं तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मैटर ढूंढना जिसको हम एक दूसरे से आइसोलेट कर पाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा हमने क्या किया है, कंक्लूड किया है। बोर तो नहीं हो गए? अब लास्ट बच गया सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। है ना? आप तो बोर नहीं होने चाहिए क्योंकि अभी जो है आप पहली बार पढ़ रहे हैं। मैं बोर हो सकता हूं क्योंकि मैं बहुत बार पढ़ चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। निखिल नितिन सकलानी ने बोला सर इंटररिलेशनशिप से पहले रिपीट करना, इंटररिलेशनशिप से पहले रिपीट करना। ये 2:39 पे कमेंट किया था आपने, अब तो 11 मिनट हो गए। अब पता नहीं क्या लिखवाया होगा, लिखवाया था मैंने कुछ तो मैं बता देता हूँ। कहाँ पे लिखवाया था मैंने कुछ, इंटररिलेशनशिप, लास्ट लाइन ऑफ सोशियोलॉजी डिफरेंस, लास्ट लाइन ऑफ सोशियोलॉजी डिफरेंस। अच्छा जब अभी डिफरेंसेस लिखवा रहा था। अच्छा, सोशियोलॉजी स्ट्रेसेस अपॉन इंटर रिलेशनशिप between interrelationship, sociology stresses upon interrelationship between set of institution including गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट खुद जो है क्या है, इंस्टीट्यूशन है। ये लिखवाया था, ठीक है। सोशियोलॉजी stresses upon interrelationship between set of institution including government। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी लिखिए। एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी are very closer in its origin, classical western notion view sociology as study of industrialized society, sociology as a study of industrialized society, while anthropology is a study of primitive society।
ऐसा ये अंग्रेज लोग उस वक्त मान रहे हैं। नया नया सब्जेक्ट किया था ना इकट्ठा शुरू। बोलो यार, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुई उसके बाद की जो सोसाइटी आई है, ठीक है, यहां पे लिख लो पोस्ट। ये डायग्राम भी अगर बनाना हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वैसे मैं तो प्रेफर नहीं करता, पर काफी लोग बोलते हैं कि भाई डायग्राम भी बनाओ, ये भी बनाओ, तो ऐसा बना सकते हो छोटा सा। ठीक है, अगर आप मेरे से पूछते हो मैं पेपर कैसे लिखता हूं, मैं अवॉइड करता हूं। ठीक है, मेरे को लगता है कि कंटेंट को कोई नहीं बीट कर सकता और जगह कम होती है। ठीक है, तो अगर ये छोटा सा डायग्राम बनाना चाहो ऐसे करके, क्लासिकल वेस्टर्न नोशन, यहां पे लिखो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी, प्रिमिटिव सोसाइटी, इसके नीचे लिखो सोशियोलॉजी, और इसके नीचे लिखो एंथ्रोपोलॉजी। तो ये बना के मत छोड़ देना, वो लिखना भी पड़ेगा नीचे। ठीक है, क्लासिकल वेस्टर्न नोशन व्यूज दैट सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी एंड anthropology is study of primitive society. However, this distinction between the two, this distinction between the two have blurred, have blurred, have blurred. This distinction between the two have blurred. दरअसल क्या हुआ कि नए लोगों ने इसको क्रिटिसाइज बहुत किया। भारत में एमएनएस श्रीनिवास सोशियोलॉजी के सेकंड, मतलब आफ्टर जीएस घुरिये, सेकंड प्रोपोनेंट भारत में सोशियोलॉजी के कौन है? एमएन श्रीनिवास। वो आदमी जब भारत आया तो घुरिये जो ट्रेडिशनल सोशियोलॉजी थी कि किताबों को पढ़ के चीजों को क्या करो, ऑब्जर्व करो, ये सोशियोलॉजी की ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी जो ओरिएंटलिस्ट हमको सिखा के गए थे, इसी पे काम करते हैं। एमएनएस श्रीनिवास जब भारत आते हैं तो वो एंथ्रोपोलॉजी में जो प्रैक्टिसेस यूज की जाती थी स्टडी को, सोसाइटी को पढ़ने के लिए, प्रिमिटिव सोसाइटी को पढ़ने के लिए, उसको भारत में इंट्रोड्यूस करते हैं। एमएनएस श्रीनिवास को भारत में श्रेय जाता है विलेज स्टडीज के लिए। तो जो इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में सोशियोलॉजी लिख रहे थे तो बढ़िया कमरे में, वीआईपी कमरे में बैठ के लिख रहे थे किताबें। तो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग थे वो प्रिमिटिव ट्राइबल सोसाइटी में घूमने जाते थे। तो भारत में जब जीएस घुरिया है, उन्होंने भी बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़ी और भारत की सोसाइटी के बारे में रेफरेंस देके लिखना शुरू किया। एंथ्रोपोलॉजी का जो मेथड था कि तुम एक्चुअल लोगों के बीच में जाके अपनी थ्योरी लिखो, ये भारत में शुरू किसने किया? एमएन श्रीनिवास ने। उसने आके पहले अपने गांव की क्या की? विलेज स्टडी की। तो विलेज स्टडी वाज ओरिजिनली मेथड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ताकि तुम प्रिमिटिव लोगों को पढ़ सको। पर एमएन श्रीनिवास ने बोला कि भारत में तो हर गांव अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लेके चलता है भाई। वेस्टर्न लोग तो बोल रहे हैं कि भाई एक लोग क्या है? इंडस्ट्रियलाइज्ड। बोलो जो इंडस्ट्रियलाइज नहीं है वो, उनको क्या मान लो? यू फाइंड देम अदर। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा कौन बचा? तो यूरोप तो इंडस्ट्रियलाइज हो गया, तो इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड अदर्स की क्लासिफिकेशन हो गई। तो अदर्स कौन है? बोलो वो सब बैकवर्ड लोग, बाकी सब बैकवर्ड है, उनको पढ़ने का काम कौन करेगा? एंथ्रोपोलॉजी। तो मैंने श्रीनिवास भारत आया तो बोले यहां पे कि भारत में ना हर दूसरा आदमी अदर में आता है। कैसे? बोलो इस गांव में गया, यहां कुछ और कहानी चल रही थी, परले गांव में गया, वहां कुछ और कहानी चल रही थी, उसके परले गांव में गया, वहां कुछ अलग कहानी चल रही थी। तो भारत की क्या है सोसाइटी? प्लूरल सोसाइटी। तो अगर पूरे भारत की सोशियोलॉजी लिखनी है तो एक किताब के अंदर तो नहीं आ सकती, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? हर गांव में अलग अलग जाके ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। और पूरे भारत में उसके बाद सारे सोशियोलॉजिस्ट ने विलेज स्टडी करना शुरू कर दिया। हम बहुत सारे नाम पढ़ेंगे, एस.सी. दुबे, मदान, के.एम. मदान, लीला दुबे, इन सब ने अलग अलग विलेज स्टडीज की है। साथ में विलेज के नाम भी है, इस विलेज में जाके ये स्टडी किया है। ठीक है, तो यहां पर एक और लाइन ये लिखनी है। एमएनएस श्रीनिवास, एमएनएस श्रीनिवास मेन प्रोपोनेंट ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, मेन प्रोपोनेंट इन इंडियन सोशियोलॉजी, इन इंडियन
sociology criticized this notion criticized this notion and said it is not applicable in plural society like India in plural society like India. He also introduced anthropological method to study villages in India which become the subject of mainstream sociology यूपीएससी के सिलेबस में ये लाइन है लिखी हुई, विलेज स्टडीज ऑफ इंडिया। यूपीएससी के सिलेबस में इंडियन सोसाइटी में लाइन है ये लिखी हुई कि विलेज स्टडीज ऑफ इंडिया क्या है। तो ये भारत में एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड लेके आया और ये क्या बन गया, एक मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट बन गया किसके अंदर, हमारी सोशियोलॉजी के अंदर। और भी एक लाइन यहां पर मेरे को और याद आ रही है, अभी नोट्स में नहीं है, ये ऐड करवा दूंगा मैं। मैनी ट्राइबल स्टडीज, ये लिखो, ये अभी प्रिंटेड नोट्स में नहीं है, ये अच्छे से लिख लेना। ऑनलाइन वाले अगर लिख नहीं रहे हैं, हो सकता ना ऑनलाइन वाले सोच रहे हो कि सर अपने नोट्स से लिखवा रहे, तो एक चीज अभी ध्यान में आ रही है, मैनी ट्राइबल स्टडीज like including study of Margaret Mead, अच्छा नाम भी लिखना पड़ेगा ना, मार्गरेट मीड, रुथ बेनेडिक्ट उपाध्याय एंड पांडे, Many tribal studies of Margaret Mead, Ruth Benedict, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ। ये जो तो जीएच मीड है ना, ये मार्गरेट मीड है। इन्होंने क्या किया, हम पढ़ेंगे इनको आगे ना, आगे इंडिविजुअल एंड सोसाइटी करके एक चैप्टर है, वहां पे है ये ना। इन्होंने ट्राइब्स जाके स्टडी की है। मार्गरेट मीड, रूथ बेनेडिक्ट, उपाध्याय एंड पांडे, who studied relationship of individual and society, individual and society, personality and culture, who studied relationship of individual and society, personality and culture in anthropology, have provided significant contribution to subject matter of sociology, ठीक है जी बात। hence despite divergence in timeline of these two subject, brings them closer। समझ रहे डाइवर्जेंस कैसी है, एक इस तरफ को जा रहा है, दूसरा इस तरफ को जा रहा है। जबकि ये डाइवर्जेंस है भी, तब भी काफी ऐसी स्टडीज है जो इनको क्या लेके आती है, क्लोजर
लेके आती है। तो अब हमने कोई इसमें डिफरेंसेस पढ़ने हैं और फिर इसको कंक्लूड करना है। तो नेक्स्ट इसके बाद छोटा सा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। वहां से वी कैन गो टू चैप्टर 2, वी कैन ऑल्सो गो टू डायरेक्टली थिंकर्स पार्ट। आपको किस में इंटरेस्ट है? थिंकर्स में चले पहले डायरेक्टली, क्योंकि वो मेन सब्जेक्ट थीम है ना, और समझने के लिए जो भी तय ही कर रहे हैं कि सब्जेक्ट रखे कि नहीं रखे उनको भी समझ आ जाएगा, क्योंकि अगला चैप्टर तो बहुत ही आसान है, वो तो गप्पो गप्पो में खत्म हो जाता है। तो पहले टफ वाला चैप्टर पढ़ लेते हैं, थिंकर्स में चलते हैं सीधे ही, है ना। फिर आगे गॉस्ट कॉम्ट का पॉजिटिविज्म शुरू करेंगे कल ही। ठीक है, थैंक यू फॉर द क्लास।